ये देखो, आ गई स्माइल। ये देखो, ये कुछ बच्चों के तो चेहरे पे स्माइल में फील कर सकता हूं जैसे ही वन शॉट वीडियो अपलोड होती है। नहीं, सही कह रहा हूं मैं? यस। तो ऐसे जो जो बच्चे हैं ना, जो बहुत ज्यादा वेट करते हैं वन शॉट का, आज कमेंट करके जरूर जाइएगा कि यस सर, हम लोग जैसी वन शॉट खत्म होती है हमारा वो चैप्टर पूरी तरह से वाइंड अप हो जाता है। और आपको ये कितना हेल्प कर रहा है जरूर बताइएगा, ठीक है? सो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम टू द वन शॉट सीरीज। और आज हम लोग एक और विकेट डाउन करने जा रहे हैं, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है? तो प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, यस, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग आज हम पढ़ेंगे। तो आपके सामने बहुत ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त तरीके से कवर्ड ये नोट्स हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा आपको मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ के। मे बी 1 घंटा लगे, मे बी 1.5 घंटा लगे, मे बी 2 घंटे लगे, लेकिन ये कंफर्म है कि जैसे मैं ये चैप्टर आपके साथ खत्म करूंगा, आप लोगों के टिप्स पर होने वाला है ये। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या कवर अप करेंगे? ऑफ कोर्स हम कुछ प्रोविजन सेबी एक्ट के पढ़ेंगे, और साथ में हम पढ़ेंगे प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, पिट रेगुलेशन, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर, सेबी पिट रेगुलेशन, सेबी पिट रेगुलेशन 2015। ठीक है? क्लियर है? नहीं तो बहुत डिटेल में कराऊंगा मैं आपको, मजा आने वाला है आपको। ठीक है? आई होप आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू पता होगा, और अगर नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा पहले ओवरव्यू देता हूं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। दोस्तों, दो लोग होते हैं, ठीक है, मार्केट में। एक, जिनके पास एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि रिलेटेड टू कंपनी होती है, और उस इंफॉर्मेशन होने की वजह से उन लोगों के पास एक एडवांटेज आ जाता है कि शेयर का प्राइस कहां मूव करेगा। और उस एडवांटेज के चक्कर में ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, और ऐसी ट्रेडिंग को हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेडिंग बाय इनसाइडर, यानी कि जब ट्रेड किया जाता है एक इनसाइडर के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। तो सोच के देखो, आपको कई बार लगता होगा ना, यार ये तो चीटिंग है, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन थी, ये एडवांटेज ले गया, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं तो डिसएडवांटेज पे आ गया। जैसे अभी अभी नीट का पेपर लीक हुआ, तो सोच के देखो, जिन लोगों के पास पेपर था उन लोगों ने तो मजे ले लिए थे, अब जिनके पास नहीं था उनको तो लगा भाई हमने तो बड़ी मेहनत करी। तो अब सोच के देखो, क्या ये गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है। तो यहां पर एक इक्वालिटी होनी बहुत जरूरी है, यानी कि हर व्यक्ति के पास क्या सेम एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और अगर नहीं अगर कुछ लोगों के पास एडवांटेज है कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन का, तो उन्हें हमें ट्रेड नहीं करने देना चाहिए। यस और नो? यस। तो ये पूरा का पूरा जो रेगुलेशन है ना, ये बेसिकली हमें यही सिखा रहा है कि हमें रोकना है, प्रोहिबिट करना है, किसको? इनसाइडर्स को, कि वो लोग ट्रेड नहीं कर सकते। अब इस चैप्टर में ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस है। कुछ डेफिनेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत थॉरोली पढ़नी होंगी। और वो इन्फो जो डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इनसाइडर की। ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपको पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रेडिंग। फिर आपको पढ़ना है हु आर कनेक्टेड पर्संस, हु आर कनेक्टेड पर्संस। फिर आपको पढ़ना है हु आर डीम्ड कनेक्टेड पर्संस। याद रखना, ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ यूपीएसआई, मीनिंग ऑफ यूपीएसआई। और एक आपको पढ़ना है कंप्लायंस ऑफिसर। ये कुछ डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, पेपर में बहुत बार आई हुई है, तो इसलिए गलती मत करिएगा इन डेफिनेशंस को छोड़ने की। ठीक है?
और ऐसे ही एक और नया कॉन्सेप्ट आया है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इसका मतलब जब हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो हम ये सारे डेफिनेशंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रिवीजन है, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं इवन दो रिवीजन करा रहा हूं, मेरी कोशिश है कि मैं इसको 1-1.5 घंटे में खत्म करा दूं। ऑल्दो आई टुक लॉट ऑफ टाइम व्हेन वी वर डूइंग इट ऑन द रेगुलर बेसिस। सबको पता होगा जिन्होंने मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरा मन है कि मैं इसको बहुत डिटेल में आपके साथ कराऊं, ताकि पेपर में जब भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सके, राइट। चलिए, तो दोस्तों अब आपके सामने यहाँ पर जो जो चीजें हमें पढ़नी है वो सारी मैंने यहाँ पे बताई हुई है, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और सबसे पहले तो हम कुछ डेफिनेशंस को ही पढ़ेंगे, और डेफिनेशन से पहले मैं आपको सेबी एक्ट के कुछ प्रोविजंस बताने जा रहा हूं जो इनसाइडर्स के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 12A, सेबी एक्ट सेक्शन 12A में क्लियरली लिखा हुआ है एक प्रोहिबिशन के बारे में। उन्होंने साफ बोल दिया कि कोई भी पर्सन, हाँ जी, नो पर्सन शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि सेबी एक्ट में भी ये बात लिखी हुई है क्या, कि कोई भी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को एंगेज नहीं करेगा किसमें, इनसाइडर ट्रेडिंग में, और ना ही वो डील करेगा सिक्योरिटीज में जब उसके पास पोसेशन होगा किसका, मटीरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। देखिए, मटीरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, मटेरियल कब होती है बेटा, जब उसका इंपैक्ट प्राइस पे होता है। नॉन पब्लिक का मतलब वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के पास है। तो अगर आपके पास कोई भी मटेरियल या नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है तो उसके बिहाव पर आप किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटीज में डील नहीं करेंगे। ये प्रोहिबिशन लगाई गई थी बाय द सेबी एक्ट अंडर सेक्शन 12A। एंड साथ में उसने ये भी कह दिया कि भाई कोई भी पर्सन कम्युनिकेट नहीं करेगा उस मटेरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को किसी भी व्यक्ति को इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप समझ सकते हैं, यानी कि सेक्शन 12A जब सेबी एक्ट बना था 1992 के अंदर, तभी बता दिया गया था कि हम लोगों को रोकेंगे, एक तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को एंगेज नहीं करेगा इनसाइडर ट्रेडिंग में, ना ही कोई व्यक्ति डील करेगा सिक्योरिटीज में अगर उसके पास मटेरियल या कोई नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, और ना ही आप कम्युनिकेट करोगे उस मटेरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को किसी भी अन्य व्यक्ति को इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। यस सर, समझ में आ गया। अब आ जाती है पेनल्टी। सर अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते पाए गए तो आप पर पेनल्टी कितनी लगेगी वो देख लीजिए। मिनिमम 10 लाख रुपया है बेटा, और मैक्सिमम पेनल्टी जो है ना वो 25 करोड़ या 3 गुना जो आपने प्रॉफिट कमाया होगा थ्रू इनसाइडर ट्रेडिंग, विच एवर इज हायर। मिनिमम 10 लाख लगेगी और मैक्सिमम कितनी है, 25 करोड़ और 3 टाइम्स द प्रॉफिट विच इज मेड बाय यू इन दैट पर्टिकुलर ट्रेडिंग, विच एवर इज हायर। ठीक है सर, क्या सबको क्लियर है या नहीं। और पेनल्टी अप्लाइज टू एनी इनसाइडर जो या तो डील करता पाया गया, या कम्युनिकेट करता पाया गया, या फिर काउंसल या प्रिक्योर करता पाया गया एनी अदर पर्सन को टू डील इन सिक्योरिटी ऑन द बेच। यानी कि कई बार क्या होता है ना कि मैं नहीं कर सकता, मैंने आपको बोला तुम कर लो, तो भी आप पर पेनल्टी लग जाएगी। क्लियर है, मतलब मुझ पर पेनल्टी लग जाएगी जो भी काउंसिल करता पाया जाएगा किसी भी अन्य व्यक्ति को कि आप डील कर लो सिक्योरिटी में ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई। तो ना तो आप खुद डील करोगे, ना किसी को कम्युनिकेट करोगे, और ना ही आप किसी को काउंसिल करोगे किसी भी अन्य व्यक्ति को टू डील इन द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई। क्या सबको क्लियर है या नहीं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं। एक्सेप्शंस क्या है, अगर आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, या फिर अंडर एनी लॉ अगर इट इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जनरली कोई भी पर्सन जिसके पास मटेरियल या नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ना तो वो खुद डील करेगा, ना वो इंफॉर्मेशन किसी को कम्युनिकेट करेगा। हाँ, वो अलग बात है अगर कम्युनिकेशन जरूरी था इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब कई बार बच्चा कहता है सर क्या मतलब है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इमेजिन करके देखो, अगर मैं ये कहूं कि कंपनी को अपने अकाउंटेंट को बताना पड़ेगा
कि भाई ये चीज हमारी होने वाली है, इसको तू रिकॉर्ड कर ले। या अगर मैं अपने कंसल्टेंट से बात कर रहा हूं तो क्या मुझे कुछ चीजें उसको एडवांस में बतानी पड़ती हैं, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है या अंडर एनी लॉ रिक्वायर्ड होता है, तो उस कम्युनिकेशन पे आप पे कोई रोक नहीं है। क्लियर है? यस। इसके अलावा सेक्शन 24 कहता है कि आपके ऊपर क्रिमिनल पेनल्टीज भी लग सकती है अगर आपने किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रावेंशन या अबिटमेंट करा। अबिट मतलब होता है किसी को उकसाया, तो आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट लग सकती है 10 साल तक, या फिर फाइन अप टू 25 करोड़ या बोथ। और अगर आपने पेनल्टी पे नहीं करी या ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं करा तो आपको मिनिमम 1 महीने की पनिशमेंट अप टू 10 years या फाइन अप टू 25 करोड़ और बोथ। ये ध्यान रखना। सेबी एक्ट के 3 प्रोविजंस हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, लिख लीजिए कौन कौन सा। 12A, 15G एंड 24। क्लियर है या नहीं? बोलो। 12A बेसिकली प्रोहिबिशन की बातें करता है, ठीक है, आपको रोक रहा है। ये पेनल्टीज की बातें करता है, जिसमें आपको मिनिमम पेनल्टी और मैक्सिमम पेनल्टी बताई गई। मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़ या थ्राइस ऑफ द प्रॉफिट विच इज मेड थ्रू दैट इनसाइडर ट्रेडिंग, विच एवर इज हायर, राइट। और जब मैं सेक्शन 24 की बात करता हूं तो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट क्रिमिनल पेनल्टीज, ठीक है, क्रिमिनल पेनल्टीज। अब क्रिमिनल पेनल्टीज का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की बात हो रही है, तो आपको इम्प्रिजनमेंट, अगर आपने किसी तरह का कोई भी अबेटमेंट या कॉन्ट्रावेंशन करा होगा तो आपको 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, या फिर 25 करोड़ का फाइन या फिर बोथ, ठीक है। ये सेक्शन 24 में लिखा हुआ है। एंड सिमिलरली अगर आपने कोई पेनल्टी जो थी वो पे नहीं करी तो आपको मिनिमम 1 महीने की पनिशमेंट हो सकती है, मिनिमम 1 मंथ, जो कि मैक्सिमम कहां तक जा सकती है 10 years तक, या 25 करोड़ या बोथ, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको सेबी एक्ट के 3 प्रोविजन पढ़ाए जा रहे हैं। कैन बी लॉक दिस? जल्दी बोल दो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई एम होपिंग फॉर सेबी एक्ट के अंदर जो 3 प्रोविजन थे वो हमें क्लियर हो गए, ठीक है। अब चलते हैं बेटा पिट रेगुलेशन के अंदर। पिट रेगुलेशन के अंदर आपके सामने कुछ की डेफिनेशंस दी हुई हैं। कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है, कनेक्टेड पर्संस कौन होते हैं, डीम्ड कनेक्टेड पर्संस कौन होते हैं, ठीक है, और इनसाइडर कौन होता है, ठीक है, और इन्फॉर्मेंट कौन होता है, ट्रेडिंग कौन होता है। तो मैं आपको ना बड़ा सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करनी। सबसे पहले हु इज इनसाइडर। हु इज इनसाइडर याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हु इज इनसाइडर। अच्छा, मैं ना प्रायोरिटी वाइज बताऊंगा कौन सी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं इनसाइडर कौन होता है, तो ध्यान से देखो। इनसाइडर इज अ पर्सन, इनसाइडर इज अ पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन। यानी कि इनसाइडर कौन है सर? या तो कोई भी व्यक्ति जो कनेक्टेड पर्सन हो, या फिर अगर किसी के पोसेशन में क्या पाई गई, यूपीएसआई, अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी कि याद रखना ये है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक मार्केट में पब्लिश नहीं हुई है, यानी कि लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर वो पता चल जाए तो क्या वो प्राइस पर इंपैक्ट डालेगी। यानी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सेंसिटिव टू प्राइस होती है उस, और अगर वो इंफॉर्मेशन अभी तक लोगों को नहीं मालूम, अगर वो अनपब्लिश्ड है तो उसको यूपीएसआई बोलते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास यूपीएसआई है, या कोई भी व्यक्ति अगर वो कैटेगराइज किया जा रहा है एज कनेक्टेड पर्सन, तो याद रखना रिगार्डलेस ऑफ द मैनर इन विच देखे, मतलब आपके पास यूपीएसआई कैसे आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से भी यूपीएसआई आएगी ना, तो भी याद रखना हम आपको इनसाइडर मान लेंगे। क्लियर है या नहीं? तो हु इज इनसाइडर दोबारा बता दो। इनसाइडर इज अ पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन, या फिर इन द पोसेशन ऑफ यूपीएसआई रिगार्डलेस ऑफ द मैनर इन विच दे केम इनटू पोसेशन। आपके पास यूपीएसआई कैसे आई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? यस सर। अब इसमें ना 2 इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं। एक तो कनेक्टेड पर्सन, यानी कि जितने भी कनेक्टेड पर्सन है वो सब क्या है, इनसाइडर्स है, और यूपीएसआई। तो 2 डेफिनेशन अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है, पहला तो कनेक्टेड पर्सन और दूसरा यूपीएसआई, ठीक है सर।
सर एक बात, और चैप्टर का नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। सर ट्रेडिंग क्या होता है? तो आइए, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखिए ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है सर, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी डीलिंग करते पाए गए, आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, प्लेज कर रहे हो, अनप्लेज कर, मतलब ये सब चीजें जो होता है ना, ये सब डीलिंग का पार्ट है। ध्यान से देखो क्या लिखा है। कहता है अगर आप सब्सक्राइब करते पाए गए, यानी कि मान लो किसी का आईपीओ आ रहा है और आप उसके आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहे हो, या आप रिडीम कर रहे हो, या स्विच कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डील कर रहे हो, या अग्रीइंग टू डू एनी ऑफ दीज इन एनी सिक्योरिटीज, तो ये सब चीजें ट्रेडिंग का पार्ट है। ट्रेडिंग मीन्स एंड इंक्लूड्स सब्सक्राइबिंग, रिडीमिंग, स्विचिंग, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग और अग्रीइंग टू डू एनी ऑफ दीज। मतलब आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे बट यू अग्री टू सब्सक्राइब, आप रिडीम नहीं कर रहे बट यू अग्री टू रिडीम, आप बाय नहीं कर रहे बट यू अग्री टू बाय, आप सेल नहीं कर रहे बट यू अग्री टू सेल। समझ आ रही है? या फिर किसी भी अन्य प्रकार की डीलिंग, ये सब कहलाएगी ट्रेडिंग। क्या सबको क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं राम अग्री टू बाय शेयर्स, क्या ये ट्रेडिंग है? यस सर, बिल्कुल। एंड राम बाय शेयर्स, क्या ये भी ट्रेडिंग है? यस। राम अग्री टू सेल, यस। राम सेल, यस। समझ आया? ऑल दीज आर ट्रीटेड एज ट्रेडिंग। क्लियर है? इनसाइडर कौन होते हैं? कनेक्टेड पर्सन और एनी अदर पर्सन हु इज इन कनेक्टेड, हु इज इन पोसेशन विद यूपीएसआई। और याद रखना, जब मैं ये लाइन बोलता हूं हु इज इन पोसेशन ऑफ यूपीएसआई रिगार्डलेस ऑफ द मैनर इन विच दे केम इनटू पोसेशन, आपके पास कैसे आई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कनेक्टेड पर्संस कौन होते हैं। ये लीजिए, कनेक्टेड पर्संस कौन होते हैं। कहते हैं एनी पर्सन हु इज और हैज बीन ड्यूरिंग 6 मंथ प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट। मतलब मान लो एक व्यक्ति ने शेयर खरीदे थे आज, तो वो एक एक्ट है, ठीक है ना, दैट इज पर्टिकुलर एक्ट डन बाय दैट पर्सन। अगर वो व्यक्ति उस एक्ट को करने से पहले, कोई भी व्यक्ति जो ड्यूरिंग 6 मंथ प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट अगर एसोसिएटेड पाया गया कंपनी के साथ इन एनी कैपेसिटी, मान लो आप कंपनी के साथ, जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, और मैंने उनके साथ, अच्छा जब वो लाइन लिखता है ना एसोसिएटेड विद कंपनी इन एनी कैपेसिटी, अब कई बार बच्चा नहीं समझता कि यहां पे किस तरीके से आप एसोसिएट हो रहे हो। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है। मान लो आप फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन कर रहे हो उनके ऑफिसर्स के साथ, या फिर आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या फिड्यूशरी या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप था। मान लो मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉय या वॉज एम्प्लॉय ऑफ रिलायंस 3 मंथ्स बैक, उसके बाद उसने छोड़ दी थी, यानी कि 3 महीने पहले ही उसने रेजिग्नेशन दे दिया था। लेकिन याद रखना, और 3 महीने के बाद अगर उसने किसी तरह की कोई भी ट्रेडिंग करी, तो याद रखना लॉ कहते हैं ये भी कनेक्टेड पर्सन है। क्यों कनेक्टेड पर्सन है, जल्दी बताओ। क्योंकि एनी पर्सन हु इज और हैज बीन ड्यूरिंग 6 मंथ प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट एसोसिएटेड पाया गया किसके साथ? कंपनी के साथ इन एनी कैपेसिटी, इंक्लूडिंग या तो वो फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन कर रहा था विद द ऑफिसर, या फिर वो कॉन्ट्रैक्चुअल, फिड्यूशरी या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में था, या वो कंपनी का डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय या एनी प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप में था जो अलाउ करता है उस व्यक्ति को टू एक्सेस यूपीएसआई। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके से कंपनी से कनेक्टेड थे, ठीक है, इंक्लूडिंग, अब इसने बता दिया एग्जाम्पल, या तो आप फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद द ऑफिसर कर रहे थे, या फिर आप उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में थे, या फिर आप उस कंपनी के अंदर एक फिड्यूशरी, फिड्यूशरी समझते हो ना क्या होता है? जैसे जैसे किसी भी कंपनी के अंदर अगर मान लो ट्रस्टीज अपॉइंटेड है, तो ट्रस्टीज को क्या बोलते हैं? फिड्यूशरी रिलेशनशिप, क्योंकि वो फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स काम करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जब आप किसी के बेनिफिट के लिए अपॉइंटेड होते हो, तो आपका एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो जाता है, ठीक है ना। या फिर आप कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर में आए थे, या फिर आप कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय थे, या एनी प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप
जो अलाउ करता है उस व्यक्ति को कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकता है किसको, यूपीएसआई को, और रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अलाउ सच एक्सेस। नाउ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पे लॉ कोशिश क्या कर रहा है उसको समझो। देखिए यहां पर इंटेंट ऑफ द लॉ इज वेरी क्लियर। लॉ कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, अगर मुझे आप कंपनी के साथ कनेक्टेड पाए गए, यानी कि एसोसिएटेड पाए गए इन सच अ वे दैट यू वर इन अ पोजीशन दैट यू कैन हैव एक्सेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसका, यूपीएसआई का, तो मेरे लिए आप क्या बन गए हो, कनेक्टेड पर्सन। तो अब आप मुझे बताना फटाफट से, क्या कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के लिए क्या कनेक्टेड पर्सन कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। अगर आप ऐसी एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन में हो जहां पर आप यूपीएसआई को एक्सेस कर सकते हो, तो क्या आप भी कनेक्टेड पर्सन हो, बिल्कुल हो। अगर आप मान लो किसी भी तरह के कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में हो, या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो, या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में हो, या कोई बिजनेस रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना, तो यहां सब में आप कहलाएंगे कनेक्टेड पर्सन, प्रोवाइडेड, शर्त याद रखना क्या, ये जितने भी रिलेशंस थे ना, ये आपको अलाउ कर रहे थे कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो किसको, यूपीएसआई को। समझ आ रही है? यस सर। और रीजनेबली एक्सपेक्ट टू अलाउ सच एक्सेस। और एक बात याद रखना, जितने भी कनेक्टेड पर्सन है ना, ये इंक्लूड करते हैं डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। याद रखना, कनेक्टेड पर्सन इंक्लूड्स किसको, डीम्ड कनेक्टेड पर्संस। ये क्या होता है डीम्ड कनेक्टेड पर्सन? याद रखना, डीमिंग फिक्शन। जब किसी चीज के आगे एक डीमिंग फिक्शन लग जाता है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि भले ही वो देखने में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मान लिया जाएगा, यानी कि मान लो वो इनमें से किसी भी मान लो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो भी मान लिया जाएगा कि वो क्या है सर, वो आपका कनेक्टेड पर्सन है। तो जो छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, तो आई एम कनेक्टेड पर्सन, तो मेरी वाइफ बन जाएगी क्या, डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। अब देखो मेरी वाइफ तो डायरेक्टर नहीं है ना, नहीं है, लेकिन लॉ को मालूम है, क्योंकि हस्बैंड अगर कनेक्टेड पर्सन था तो क्या वाइफ के पास भी वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो वाइफ बन जाएगी डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। क्या सबको क्लियर है? यस। तो डीम्ड कनेक्टेड पर्सन में कौन आता है, रिलेटिव्स आ जाते हैं किसके, कनेक्टेड पर्संस के। समझ में आ गया, रिलेटिव्स ऑफ कनेक्टेड पर्सन। और कौन आएगा बेटा, आपकी कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट, जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं, उनके एम्प्लॉइज, उनके डायरेक्टर्स। जैसे मान लो आपने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करा हुआ है, तो उसके पास तो सारी डिटेल होती है ना। तो मर्चेंट बैंकर, अगर मर्चेंट बैंकर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसके डायरेक्टर्स, उसके एम्प्लॉइज सब आ जाएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड हो, तो जितने भी ट्रस्टीज होंगे, एएमसी कंपनी होंगी, उनके एम्प्लॉइज, उनके डायरेक्टर, ये सब क्या है, डीम्ड कनेक्टेड पर्सन है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन के जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, सब डीम्ड एज कनेक्टेड पर्सन है। ठीक है। ट्रस्टी, डायरेक्टर, एम्प्लॉय ऑफ म्यूचुअल फंड्स और इट्स एएमसी, डायरेक्टर, एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये सारे वो लोग हैं जो कंपनी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बताओ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मान लो किसी कंपनी को लोन दे रही है, तो आप मुझे बताओ क्या वो कंपनी की सारी डिटेल ले लेती होगी? यस। तो भैया जी एक बात आओ, तो फिर उस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जितने भी डायरेक्टर एम्प्लॉई हैं, क्या उनके पास जाने अनजाने क्या कंपनीज की इनसाइडर इंफॉर्मेशन आ जाती होगी? तो इन्हें भी क्या बोल दिया, भैया तुम सब कौन हो, डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। अगर कोई एसआरओ है, उसके जितने भी ऑफिशियल या एम्प्लॉइज हैं, बैंकर ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो बैंकर है, क्या उसको भी पता चलता है कब कब पैसा आ रहा है, कब कब जा रहा है? हाँ जी। क्या ये सब कौन है? सब के सब डीम्ड कनेक्टेड पर्सन है। ठीक है। फर्म, पार्टनर, एम्प्लॉय वेयर कनेक्टेड पर्सन इज ऑल्सो अ फर्म। अगर कोई कनेक्टेड पर्सन आपकी फर्म है, तो उस फर्म के जितने भी पार्टनर्स होंगे, उस फर्म के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, वो सब डीम्ड कनेक्टेड हो जाएंगे। पर्सन शेयरिंग हाउस होल्ड और रेजिडेंस विद द कनेक्टेड पर्सन। आप ना इसको ऐसे समझ लो, मैं आपको एक और बेस्ट तरीका बताता हूं। देखो, इसको ना वैसे पढ़ो, ये कंपनी, इसके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो कौन है, कनेक्टेड पर्सन। और इस कनेक्टेड पर्सन के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो कौन है, डीम्ड कनेक्टेड पर्सन।
समझ आई मेरी बात? ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको लर्न करना आसान होगा। देखो, एसआरओस, या अगर मैं बोलूं मर्चेंट बैंकर, कोई भी इंटरमीडियरीज जो आपने अपॉइंट कर रखे, क्या दे ऑल आर एसोसिएटेड विद द कंपनी? यस। जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, क्या वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है? बिल्कुल। अब ये एसोसिएटेड किस वे में हो सकते हैं? सर, इनमें से किसी भी वे में हो सकते हैं। या तो वो फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं विद ऑफिसर्स, या फिर वो कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूशरी या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में, या वो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, या कंपनी के अंदर ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज हैं, या कोई भी प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप में। तो मेरा एक सवाल है, अगर मैं ये कहूं कि इंटरमीडियरी फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट कर रहा था विद द ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो क्या ये फर्स्ट पार्ट में ही कनेक्टेड बन गया? बिल्कुल। अब ये जो इंटरमीडियरी है, मान लो अगर ये कंपनी है, तो इसके जितने भी इंप्लॉइज और ऑफिसर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, क्या ये सब डीम्ड कनेक्टेड हो जाएंगे? क्योंकि अगर कंपनी के पास इंफॉर्मेशन आ गई तो उनके इंप्लॉइज के पास भी तो आ जाएगी। समझ में आया? ठीक है। और अगर मैं कहूं कि कनेक्टेड पर्सन राम था, तो मुझे बताओ, राम की वाइफ क्या डीम्ड कनेक्टेड पर्सन हो जाएगी? यस। कनेक्टेड पर्सन अगर फर्म था, तो फर्म के पार्टनर, फर्म की एम्प्लॉइज, क्या ये डीम्ड कनेक्टेड हो जाएंगे? यस। कनेक्टेड पर्सन अगर बैंकर कंपनी है, याद रखना, आपका जो भी बैंकिंग कंपनी है, तो उस बैंकिंग कंपनीज के जितने भी एम्प्लॉइज होंगे या डायरेक्टर्स होंगे, क्या वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएंगे? आपके लिए डीम्ड कनेक्टेड बन जाएंगे। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? जितने भी ऑफिशियल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होंगे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड हो तो एएमसी कंपनी, उसके एम्प्लॉय, उसके डायरेक्टर्स, ये सब क्या है बेटा? डीम्ड कनेक्टेड पर्सन है। ठीक है? आपकी होल्डिंग, आपकी एसोसिएट, आपकी सब्सिडरी, ये सब क्या है? डीम्ड कनेक्टेड पर्सन सर। ठीक है? तो इसको एक बार ही पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना था व्हाट इज इनसाइडर। तो इनसाइडर कौन होता है बेटा? या तो जो कनेक्टेड पर्सन हो, या फिर जो इन पोसेशन ऑफ यूपीएसआई। कनेक्टेड पर्सन कौन होता है बेटा? वो पहले हमने पढ़ा। और कनेक्टेड पर्सन इंक्लूड करता है किसको? डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। डीम्ड कनेक्टेड पर्सन में भी हमने एक लिस्ट पढ़ी, जिनके हम डीमिंग फिक्शन के अंदर कनेक्टेड पर्सन मानेंगे। ठीक है सर। इसके बाद आ जाता है बेटा इमीडिएट रिलेटिव्स कौन होते हैं। याद रखना, आपका इमीडिएट रिलेटिव कौन होगा? सर, स्पाउस ऑफ द पर्सन। हम हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। एंड ऑल्सो इंक्लूड पेरेंट, सिबलिंग, चिल्ड्रन। समझ आ रही है? एनी ऑफ whom is either dependent financially on such person या कंसल्ट सच पर्सन इन टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजन। इनमें से अगर कोई भी या तो आपसे, आपके ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, या फिर वो आपसे कंसल्ट करता है इन टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजन, तो ये सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे? इमीडिएट रिलेटिव। तो पेपर में ना एक क्वेश्चन आया कि एक स्पाउस थी जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, और वो आपसे कंसल्ट भी नहीं करती थी फॉर ट्रेडिंग डिसीजन। क्या वो अभी भी, क्या वो अभी भी आपके लिए इमीडिएट रिलेटिव का पार्ट है? आंसर इज यस। ध्यान से देखो क्यों। मीन्स द स्पाउस एंड इंक्लूड्स, तो ये जो लाइन है ना, एनी ऑफ होम, इन तीनों के लिए है। याद रखना, इज द स्पाउस स्टिल इमीडिएट रिलेटिव? आंसर, अ स्पाउस इज प्रिज्यूम्ड टू बी एन इमीडिएट अनलेस दिस इज रिब्यूटेड और रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड अगर जब तक नहीं हटेगा, तब तक ये हमेशा क्या मानी जाएगी? इमीडिएट रिलेटिव मानी जाएगी। ठीक है सर। डन 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 डन। तो मेन मेन डेफिनेशंस मैंने जो पढ़ाई आपको, उसमें क्या क्या था बेटा? हु आर इनसाइडर्स। इनसाइडर के अंदर वर्ड आया कनेक्टेड पर्सन, वो पढ़ लिया हमने। हु आर डीम्ड एज कनेक्टेड पर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रेडिंग? अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूपीएसआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये लर्न करनी है आपको। 16 पॉइंट है इसके अंदर, 16 पॉइंट, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है आपको। ये पेपर में आने के चांसेस है, पहले बता दूं। यूपीएसआई का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंपनी को रिलेट करेगी या उसकी सिक्योरिटीज को रिलेट करेगी, विच इज नॉट जनरली अवेलेबल।
विच इज नॉट जनरली अवेलेबल। क्या मतलब है? मतलब वो मार्केट में जनरली अवेलेबल नहीं है। विच अपॉन बिकमिंग जनरली अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल हो गई तो लाइकली टू मटीरियली अफेक्ट द प्राइस। देखो, क्योंकि वो, देखो पहली बात तो वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड किसको है? या तो कंपनी या उसकी सिक्योरिटीज को। ठीक है, जो अभी तक जनरली अवेलेबल तो नहीं है, कुछ ही लोगों के पास है, लेकिन ऑन बिकमिंग जनरली अवेलेबल, क्या वो मटीरियली अफेक्ट करेगी किसको? प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज को। ठीक है सर। यूपीएसआई मींस कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिलेट करेगी किसको? कंपनी या उसकी सिक्योरिटीज को, दैट इज नॉट जनरली अवेलेबल, विच अपॉन बिकमिंग जनरली अवेलेबल इज लाइकली टू मटीरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। अब यहां पर इन्होंने ये सारे पॉइंट दे दिए जिसमें इन्होंने बोला कि ये सब चीजें इंक्लूड करते हैं यूपीएसआई के अंदर। देखिए पहले ना 5 पॉइंट होते थे, अब 16 पॉइंट। तो एक एक करके देखते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अगर किसी व्यक्ति के पास कंपनी की फाइनेंशियल रिजल्ट की इंफॉर्मेशन है तो क्या ये यूपीएसआई है? यस। डिविडेंड, चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, डीलिस्टिंग, डिस्पोजल, एक्सपेंशन। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ जुड़ना, मर्ज करना, डीमर्ज होना, एक्विजिशन करना, डीलिस्ट होना, डिस्पोज होना, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अवॉर्ड और टर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगर पाया गया तो ये सब यूपीएसआई। चेंजेस ऑफ केएमपी, रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी या सेक्रेटेरियल ऑडिटर। याद करो, सेक्रेटेरियल ऑडिटर आपने एलओडीआर के अंदर पढ़ा था, रेगुलेशन 24A के अंदर, याद है ना? एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर आपने अपॉइंट करना होता है। अगर वो सेक्रेटेरियल ऑडिटर अगर रेजिग्नेशन दे देता है तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा बन जाएगा यूपीएसआई। या फिर चेंज ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनल्स। ठीक है, लेकिन याद रखना अदर देन सुपर एनुएशन, यानी कि अगर उसका रिटायरमेंट का केस है तो ये यूपीएसआई नहीं है। ठीक है। चेंज इन द रेटिंग, मान लो आपकी रेटिंग्स में चेंज आ रहा है तो ये भी यूपीएसआई। फंड रेजिंग प्रपोज, मतलब कंपनी प्लान कर रही है आईपीओ या एफपीओ लाना और कुछ लोगों को पता है। एग्रीमेंट दैट में इंपैक्ट द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिससे कंपनी की मैनेजमेंट और कंट्रोल पे अफेक्ट आएगा, ये भी यूपीएसआई है। देखो एक बार 8 पॉइंट तक मैंने पढ़ा दिया, आराम आराम से पूछता हूं, बताना। फाइनेंशियल रिजल्ट्स है सर, डिविडेंड है सर, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्कुल सर, चेंज ऑफ केएमपी बिल्कुल, अदर देन द केस ऑफ सुपर एनुएशन। अगर नॉर्मल सुपर एनुएशन है तो एक अलग बात। कंपनी का मर्जर, डीमर्जर, डीलिस्टिंग, एक्विजिशन, या फिर किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का अवॉर्ड होना या टर्मिनेट होना, अदर देन नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स। ठीक है। ऐसे ही चेंज ऑफ रेटिंग, आपकी रेटिंग चेंज हो रही है, या कंपनी प्रपोज टू कम अप विद द फ्रेश इशू। ठीक है। या एग्रीमेंट दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रॉड या डिफॉल्ट बाय द कंपनीज, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, सब्सिडरी, अरेस्ट ऑफ केएमपी। ये सब खतरनाक चीजें हैं बेटा। अचानक से अगर मान लो पता चल जाए कंपनी ने फ्रॉड करा, उसका केएमपी अरेस्ट हो गया है, सर कंपनी का शेयर कहां नीचे गिरेगा। ठीक है ना। रेजोल्यूशन प्लान, रीस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम सेटलमेंट ऑफ लोन एंड बोरोइंग्स, एडमिशन फॉर वाइंडिंग अप पेटिशन, हाँ जी, अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान अंडर आईबीसी, इनिशिएशन ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, रिसीट ऑफ फाइनल फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, एक्शन ऑर्डर बाय रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी एनफोर्समेंट ऑडिटर अथॉरिटी और जुडिशियल बॉडी अगेंस्ट द कंपनी। मान लो किसी जुडिशियल बॉडी ने आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया या आपके अगेंस्ट कोई एक्शन पास कर दिया, ये भी यूपीएसआई है। आउटकम ऑफ लिटिगेशन, डिस्प्यूट्स विच मे इंपैक्ट द कंपनी। आप समझो, ये जितने भी इंफॉर्मेशन में बात कर रहा हूं, क्या ये गोइंग टू इंपैक्ट द प्राइस? यस। So anything which is going to impact the price is called as what? UPSI. So एक बार ही दोबारा से देखेंगे मेरे साथ। लिस्ट आपको लर्न करनी है, बट याद रखना जितने आप लर्न कर पाओ उतने कर लीजिएगा। 5 तो जरूर करने हैं, पहले 5 तो मैंडेटरी हैं बेटा। डिविडेंड डिसीजन, चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ केएमपी,
मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, डीलिस्टिंग या एक्विजिशन या टर्मिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट, अवॉर्डिंग या टर्मिनेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी प्रपोज्ड इशू कंपनी प्लान कर रही है, ये भी यूपीएसआई है। अगर कंपनी का किसी तरह का कोई फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर आया है, या कोई रेजोल्यूशन प्लान या वन टाइम सेटलमेंट हो रही है लोन की या बोरोइंग्स की, ठीक है, या कंपनी ने किसी तरह का कोई भी फ्रॉड कमिट करा है, समझ आ रही है, आपकी रेटिंग में चेंज आ गया बेटा, यस प्लीज, गारंटीज, इंडेमिनिटीज बिकमिंग श्योरिटी फॉर एनी थर्ड पार्टी। आपको मालूम है अभी रिलायंस का क्या केस हुआ है, रिलायंस पावर, इसने अपनी ही एक 100% सब्सिडरी कंपनी जो इंडिया से बाहर है उसकी एक गारंटी ले ली थी, लोन रीपे नहीं हुआ और कंपनी ने इनको आईबीसी के अंदर धकेल दिया कि ये कंपनी हमारे को पे ऑफ नहीं कर पा रही, तो इनको क्या करो, इंसॉल्वेंट घोषित करके इनके एसेट बेच के हमारी रिकवरी करवाओ। अब आप मुझे बताओ क्या इससे क्या हुआ, पता है आपको, शेयर का प्राइस एकदम से नीचे आ गया। यस, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे ही ग्रांट, विड्रॉल, सरेंडर, कैंसिलेशन या सस्पेंशन ऑफ की लाइसेंसेस। मान लो आपके पास जैसे वोडाफोन है, अब उसके पास एक लाइसेंस है ना टेलीकम्युनिकेशन का, अगर मैं कहूं कि वो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस उनसे छीन लिया जाए या उन्हें एक नया लाइसेंस किसी चीज का ग्रांट कर दिया जाए, तो क्या इससे प्राइस पे इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है किसमें, यूपीएसआई में। अब यहां पर जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले आपने हमेशा बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूपीएसआई एंड व्हाट आर द इंक्लूजन्स ऑफ यूपीएसआई, ठीक है। एक बच्चे ने बोला कि सर केएमपी हॉस्पिटलाइज्ड है, सर ये यूपीएसआई नहीं है, ये एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, केएमपी की डेथ हो गई, हाँ जी प्लेन में डेथ हो गई, सर ये है। कंपनी ने फ्रॉड करा, केएमपी अरेस्ट हो गया, सर ये है। समझ आ रही, आपकी क्रेडिट रेटिंग एकदम से चेंज हो गई, ये भी है। गेटिंग द पॉइंट? बोलो, आपका एक्सपेंशन हो रहा है या आप फंड रेज कर रहे हो, आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, ये भी है, क्योंकि चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है तो ये भी है, मर्जर, डीमर्जर, डीलिस्टिंग सब आएगा इसमें। आपने किसी तरह की कोई गारंटी प्रोवाइड करी तो भी आए, ग्रांट या टर्मिनेशन ऑफ एनी लाइसेंस, आपको लाइसेंस मिल रहा है या आपका टर्मिनेट हो रहा है, अगर ऑर्डर कर दिए गए हैं किसके, फॉरेंसिक ऑडिट के, और रिसीट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, ये सब किस में आएगा, जल्दी बोल दो फटाफट से, यूपीएसआई का पार्ट है ये। सबको क्लियर हो गया, हाँ या ना? जल्दी बता दो फटाफट से, 37 मिनट डन। ओके, अब जरा नेक्स्ट पार्ट देखना है आपने। अब ये सारी डेफिनेशंस के बाद अब चलते हैं बेटा रेगुलेशंस पे। अब ध्यान से सुनिएगा, रेगुलेशंस कैसे पढ़नी है आपने, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 जो है ना, ये आपको प्रोहिबिट करेगा, और 4 भी प्रोहिबिट करेगा। ये कहता है आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और ये कहता है कि आप किसी को कम्युनिकेट या फिर प्रिक्योर नहीं कर सकते किसी भी तरह की यूपीएसआई। मतलब 3 रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं करोगे भाई, ना तो ये रिस्ट्रिक्शन मेरे पे भी लगा रहा है, हु इज इन द पोसेशन ऑफ यूपीएसआई, कि तुम किसी को देना मत, और दूसरे लोगों को भी लगा रहा है कि तुम प्रिक्योर मत करना, ठीक है। 4 कह रहा है जो लोग पोसेशन ऑफ यूपीएसआई में है वो ट्रेड मत करना। तो इस तरह से 3 और 4 चलता है। तो आइए देखते हैं पहले रेगुलेशन 3 क्या है। नो इनसाइडर शेल कम्युनिकेट यूपीएसआई, यानी कि इसने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई वो किस पे लगाई, कम्युनिकेशन पे, ठीक। कहता है नो इनसाइडर शेल कम्युनिकेट, प्रोवाइड या अलाउ क्या, एक्सेस ऑफ यूपीएसआई रिलेटिंग टू लिस्टेड या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी टू एनी पर्सन। यानी कि ना तो आप किसी को कम्युनिकेट करोगे, ना प्रोवाइड करोगे, ना अलाउ करोगे। एक्सेस ऑफ यूपीएसआई, ना तो किसी को बताना है, ना कम्युनिकेट करना है, ना प्रोवाइड करनी है, और ना ही आप किसी को एक्सेस दोगे, किसका, यूपीएसआई का।
जो कि रिलेट करेगी किसको, लिस्टेड या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी अदर इनसाइडर एक्सेप्ट। अब इसमें एक्सेप्शन क्या, अगर कम्युनिकेशन फॉर लेजिटिमेट पर्पसेस है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो कर रहे हो वो लेजिटिमेट पर्पसेस था, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटीज का पार्ट था, या डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब समझ रहे ना, अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा लीगल ऑब्लिगेशन था कि मुझे बताना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी ड्यूटी थी तो बता दो। समझ आ रही, या लेजिटिमेट। अब बच्चा कहता है लेजिटिमेट पर्पस क्या होता है, याद रखना लेजिटिमेट पर्पस क्या होता है ये कंपनी बताती है बेटा। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, हर कंपनी एक पॉलिसी बनाएगी फॉर लेजिटिमेट पर्पस। बोर्ड ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी, यानी कि जो भी लिस्टेड कंपनी है उसका बोर्ड मस्ट फ्रेम अ पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग द लेजिटिमेट पर्पस एज अ पार्ट ऑफ कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट अंडर रेगुलेशन 8। यानी कि जब हम रेगुलेशन 8 पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट। मतलब आपको एक कोड लिखना पड़ेगा कि फेयर डिस्क्लोजर्स एंड किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए, फेयर कंडक्ट क्या होता है, वहां पर आपको बताना होगा कि आपका लेजिटिमेट पर्पस की पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बोलो बेटा। तो देखो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, शेयरिंग ऑफ यूपीएसआई इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय द इनसाइडर विद द पार्टनर्स, कोलैबोरेटर्स, लेंडर, कस्टमर, सप्लायर, मर्चेंट बैंकर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रोवाइडेड सच शेयरिंग इज नॉट डन टू इवेट और सर्कमवेंट द रेगुलेशन। ये इनकी पॉलिसी है। लेजिटिमेट पर्पस क्या होगा, अगर इनको देना हमारे लिए जरूरी था, प्रोवाइडेड देने का इंटेंशन इवेजन या फिर सर्कमवेंट द रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो पहला पॉइंट क्या है 3.1 कि आप किसी को कम्युनिकेट नहीं करोगे। 3.2 क्या कहता है, आप प्रिक्योर भी नहीं करोगे। अब कई बार क्या होता है ना कि मैं तो कम्युनिकेट नहीं करूंगा लेकिन सामने वाले ने गन दिखा के ले ली, तो लॉ कहता है तेरे को भी हम रोक रहे हैं, तुम भी किसी तरह की कोई भी यानी कि दूसरा व्यक्ति जो है वो भी प्रिक्योर नहीं करेगा। नो पर्सन शेल प्रिक्योर फ्रॉम और कॉज कम्युनिकेशन बाय और एनी इनसाइडर ऑफ यूपीएसआई एक्सेप्ट फॉर द सेम 3 लेजिटिमेटेड ग्राउंड्स अबव। अगर प्रिक्योर करना फर्दरेंस ऑफ लेजिटिमेट पर्पस था, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज था, या डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन था, तो कोई बात नहीं। ठीक है सर। अब यहां पर वो क्या कह रहा है 3.2 भी, वो कहता है हुज एवर इज गोइंग टू बी द रिसिपिएंट, जो भी रिसीव करेगा वो भी बन जाएगा इनसाइडर। जैसे मान लो मेरे पास यूपीएसआई थी, मैं तो इनसाइडर था, और मैंने अगर तेरे को शेयर करी, भले ही फॉर लेजिटिमेट पर्पस करी हो, भले ही वो ऑफिशियल ड्यूटीज की वजह से डिस्चार्जिंग ऑफ ऑफिशियल परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज हो या डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन हो, द मोमेंट आई एम गोइंग टू शेयर यू द रिसिपिएंट विल डीम्ड एज क्या, इनसाइडर। क्या whoever is going to receive this pursuant to legitimate purpose shall be considered as insider, due notice must be given to maintain confidentiality। उसको नोटिस भेज देना कि भाई अब तू भी इनसाइडर बन चुका है तो याद रखियो तेरी ड्यूटी है इसको कॉन्फिडेंशियल रखने की। ठीक है सर। एक्सेप्शन, कुछ केसेस में कम्युनिकेशन परमिटेड है। देयर आर सर्टन केसेस जहां पर आप कम्युनिकेट कर सकते। अब ये ना बेटा ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, कुछ केसेस में कम्युनिकेशन अलाउ किया गया। अब वो कौन सा केस था, बड़े आराम से समझना। आप लोगों ने सबने टेक ओवर कोड पढ़ा हुआ है। टेक ओवर कोड के अंदर अगर मैं ये कहूं कि मैंने कोई एग्रीमेंट साइन करा पर्सुएंट टू विच मुझ पे ऑब्लिगेशन टू मेक ओपन ऑफर आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि मैं ओपन ऑफर देने से पहले, इतना बड़ा स्टेक कंपनी का लेने से पहले, कंपनी से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लूंगा, यस और नो, जो मे बी इनसाइडर होंगी, और क्या उसको मुझे प्रोवाइड कर देनी चाहिए, आंसर इज यस। समझा। तो वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। वो कहता है अगर किसी ने कोई ट्रांजैक्शन करी है एंटेलिंग एन ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन, मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है जिसकी वजह से आपके ऊपर क्या आ रही है, ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन आ रही है,
एंड अगर बोर्ड इज ऑफ द इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दैट शेयरिंग इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो क्या हम शेयर कर देंगे? इसका मतलब ये हो गया कि अगर शेयरिंग की मेन वजह क्या थी, एंटेल करना किसी पर्पस, यानी कि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से बताना पड़ रहा है, और वो ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी है बेटा, वो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है जो एंटेल करेगी किसको? ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन। तो कोई भी आदमी वो ट्रांजैक्शन तब तक नहीं करेगा जब तक उसको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना बताई जाए। सपोज करो कि मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि मेरे को मिस्टर एक्स को देना है, मिस्टर एक्स वांट टू एक्वायर माय बिजनेस। तुम्हें क्या लगता है, वो एक्वायर करने से पहले आपको नहीं लगता कि मेरी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मांगेगा, और जब उसको ठीक लगेगा तभी तो वो एक्विजिशन करेगा? यस। और अगर वो कहता है कि मान लेते हैं चलो उतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं भी हुई, बट ट्रांजैक्शन हो रही है, नॉट एंटेलिंग ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन, लेकिन बोर्ड को ऐसा लग रहा है कि वो इंफॉर्मेशन अभी भी देनी पड़ेगी, एंड जो भी यूपीएसआई को हम डिसेमिनेट देंगे, उसको हम, जो भी हम यूपीएसआई भाई को देने जा रहे हैं, उसे हम एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग डे पहले ही फ्रॉम द प्रपोज ट्रांजैक्शन या जनरली अवेलेबल करा देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगी क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। मान लो फेसबुक रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 10% का स्टेक एक्वायर करना चाहता है ऑन 10th ऑफ जुलाई। लेकिन फेस, अब बताओ मुझे, 10% का जो स्टेक होता है, ये ट्रांजैक्शन इतनी बड़ी नहीं है विच इज गोइंग टू एंटेलिंग ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन, क्योंकि आप सबको मालूम है ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन के लिए क्या हमें 25% तक आना पड़ता है। लेकिन अगर मान लो मुझे सिर्फ 10% का ही अगर आपका स्टेक खरीदना है, तो यहां पर दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट गोइंग टू एंटेल ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन। यस और नो? यस। अब मान लो ये हमने ट्रांजैक्शन करनी कब है? 10 जुलाई को, ठीक है? लेकिन फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री को बोला कि भाई देखो, मैं ये ट्रांजैक्शन तभी करूंगा जब आप मेरे को यूपीएसआई प्रोवाइड करोगे। अब लॉ कहता है इसको भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। कब? कंडीशन नंबर 1, अगर बोर्ड को ऐसा लग रहा है शेयरिंग इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब शेयर करने से कुछ कंपनी को हार्म नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, ये जो ट्रांजैक्शन होनी है वो कब होनी है? 10 जुलाई को। तो आपको कम से कम 2 ट्रेडिंग डेज पहले ही आप उस यूपीएसआई को क्या कर देना? जनरली अवेलेबल करा देना। समझ आ गया नहीं? लेकिन याद रखना, दोनों ही केसेस में जिस पर्सन को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसके साथ आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि वो इंफॉर्मेशन किसी को आगे शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है सर। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता के फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस, अब ये क्या होता है पता है? अब लॉ यहां पे ये चाहता है कि भाई देखो ऐसा है, अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर करी है ना, इनसाइडर इंफॉर्मेशन आपने यूपीएसआई शेयर करी है, तो भैया आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। अब उस डेटाबेस के अंदर आपको ध्यान रखना होगा क्या? बोर्ड या हेड मस्ट एंश्योर कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको नेचर ऑफ यूपीएसआई, नेम ऑफ द पर्सन जिसको आपने शेयर करी, हु शेयर्ड, और जिसको शेयर करी है उसका पैन नंबर, अगर पैन नहीं है तो कोई भी अन्य आईडी। ठीक है? ये डेटाबेस जो है ना वो खुद बनाओगे, किसी को आउटसोर्स नहीं करोगे, आपको खुद इंटरनली बनाना है, और उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है? ये टाइम स्टैम्प्ड होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल्स होनी चाहिए, नॉन टेम्पर्ड होना चाहिए। बात समझ रही? इसको कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, टाइम स्टैंपिंग होनी चाहिए, कब, कैसे, कितने बजे, क्या हुआ था, सब लिखना है आपने। एंट्रीज ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन नॉट एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर मान लो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं थी, बट आउटसाइड से पता चल रही है कि इंफॉर्मेशन शेयर्ड हुई है, तो आपको 2 कैलेंडर डेज फ्रॉम द रिसिप्ट आपको यहां पर एंट्री करनी होगी। प्रिजर्व करना होगा इस रिकॉर्ड को 8 साल के लिए। अगर सेबी इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग पेंडिंग है
तो आपको तब तक प्रिजर्व करना होगा जब तक ये प्रोसीडिंग कंप्लीट ना हो जाए। वैसे तो जनरल पीरियड 8 साल होता है, लेकिन अगर मान लो कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो जब तक प्रोसीडिंग कंप्लीट ना हो जाए आपको ये डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा। समझ आ गया? क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस। किस चीज का बेटा? कि यूपीएसआई का नेचर क्या था, किसने शेयर करी, किसको शेयर करी, उसका पैन या अदर आईडी कार्ड। ठीक है, और ये आउटसोर्स नहीं करोगे, इंटरनली मेंटेन करनी है। ठीक है, 8 साल के लिए मेंटेन करनी है। और अगर आपका कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो जब तक प्रोसीडिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, आमतौर पे ये इंफॉर्मेशन उसी समय लिख दी जाती है। इसके ऊपर टाइम स्टैंपिंग होनी चाहिए, ऑडिट ट्रेल होनी चाहिए और टेम्परिंग ना हो सके, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो लीजिए रेगुलेशन 3 पूरा खत्म। ठीक है, तो अगर आप मुझसे बोलोगे सर रेगुलेशन 3 का ब्रीफिंग क्या है, 3.1 3.2 मेन यहां पर क्या कहता है? कम्युनिकेशन नहीं करना। यहां कहता है प्रिक्योरमेंट नहीं करना। 3 एक्सेप्शन है, लेजिटिमेट पर्पसेस, परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, और तीसरा क्या था? अगर आपके पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, डिस्चार्जिंग ऑफ एनी लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्या? एक्सेप्शंस। यानी कि अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन होने जा रही है जो एंटेल करेगी ओपन ऑफर, और बोर्ड को ऐसा लगता है कि शेयरिंग जो इंफॉर्मेशन है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, तो फिर वो शेयर की जा सकती है। बोलो बेटा। ठीक है, और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो इफ इट इज नॉट, देन बोर्ड को ये इंश्योर करना है कि ये बेस्ट इंटरेस्ट है, और यूपीएसआई जो है वो एटलीस्ट उस प्रपोज ट्रांजैक्शन से 2 दिन पहले क्या जनरली अवेलेबल करा दी जाएगी। एंड फॉर ऑल पर्पसेस जिसको भी आपने शेयर करी है उसके साथ आपको एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने का एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। ठीक है सर। और आपको एसडीडी यानी कि स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस बनाना होगा। दैट्स ऑल विद रेगुलेशन 3। अब रेगुलेशन 3 को अगर आप चाहो तो इसका एक चार्ट भी बना सकते हो आप। ठीक है ना, ये चार्ट भी पढ़ सकते हो, मजा आएगा आपको। बस इतनी सी है रेगुलेशन 3। समझ में आ गया या नहीं? जल्दी बोलो फटाफट से। अब आ रही है बेटा जी रेगुलेशन नंबर 4। चलिए अब ना रेगुलेशन 4 का ना पहले मतलब समझते हैं क्या है। देखिए 3 में तो था कि आपको यूपीएसआई कम्युनिकेट नहीं करनी और प्रिक्योर नहीं करनी। 4 कहता है अब आपको ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई ट्रेडिंग भी नहीं करनी। याद रखना रेगुलेशन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कैनर चेक करना, यू विल फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम रेगुलेशन 4, और वो भी एक्सेप्शन से। कौन सी एक्सेप्शन है जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं इवन दो हम लोगों के पास यूपीएसआई है, यानी कि इनसाइडर। ध्यान से सुनो, कहते हैं कोई भी इनसाइडर शेल नॉट ट्रेड इन द सिक्योरिटीज व्हेन इन पोसेशन ऑफ यूपीएसआई। अगर आपके पास यूपीएसआई है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, बस ये रूल है। बट एक्सेप्शंस, पेपर में बेटा एक्सेप्शंस आएंगी, याद रखना 6 एक्सेप्शंस। पहला, नीचे से पढ़ते हैं, यदि ट्रेडिंग इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिंग प्लान विच इज अप्रूव्ड अंडर रेगुलेशन 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको याद तो आ रहा होगा, आई नो सबने पढ़ा ही हुआ है ना। अगर आपकी जो ट्रेडिंग है वो एज पर क्या है, जल्दी बताओ, एज पर क्या है? ट्रेडिंग प्लान, जो कि अप्रूव्ड अंडर क्या होनी चाहिए? रेगुलेशन 5। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगर आप इनसाइडर हो, इन पोजेशन ऑफ यूपीएसआई हो, लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हो और वो भी एज पर ट्रेडिंग प्लान जिसे अप्रूव कराया गया था आपके द्वारा फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी अंडर रेगुलेशन 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एक इनसाइडर ट्रेड कर सकता है? यस, बट एज पर ट्रेडिंग प्लान विच मस्ट बी अप्रूव्ड। डन। और कौन सा केसेस है सर? ऑफ मार्केट इंटर से ट्रांसफर बिटवीन इनसाइडर्स। मान लो मैं इनसाइडर हूं और मेरी कंपनी का एक और डायरेक्टर है, वो भी इनसाइडर। हम दोनों इनसाइडर हैं, दोनों इन द पोसेशन ऑफ सेम यूपीएसआई, दोनों अपना अच्छा और बुरा समझते हैं। अगर हमने ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस करी हैं एक दूसरे के साथ,
लॉ कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम। यानी कि अगर कोई दो लोग हैविंग सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और अपने होशो आवास में अगर आपस में ट्रेड करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोथ पार्टीज वर इन पोसेशन ऑफ सेम यूपीएसआई, नो ब्रीच ऑफ रेगुलेशन 3, यानी कि आप जो भी कर रहे थे वो इन कंप्लायंट था विद रेगुलेशन 3। बोथ पार्टीज मेड अ कॉन्शियस एंड इन्फॉर्म डिसीजन, किसी ने दारू नहीं पी हुई थी, ठीक है ना, किसी ने ऐसा नहीं था कि वो बेहोश था, दोनों अपने कॉन्शियस और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रहे थे। यूपीएसआई को आपने ऑब्टेन ना करा हो अंडर रेगुलेशन 3, मतलब समझ रहे ना, मैंने पहले ही बोला वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, नो कम्युनिकेशन नो प्रिक्योरमेंट। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर मैं कहूं कि ए इसलिए इनसाइडर था बिकॉज उसके पास यूपीएसआई थी, बी इसलिए बन गया क्योंकि उसने उसको कम्युनिकेट कर दी, जो कि एक्चुअल में प्रोहिबिटेड था। अब ये दोनों मिलकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आंसर इसमें। यहां पे लॉ कह रहा है कि भाई ये इसलिए दोनों इनसाइडर नहीं है कि मैंने तुझे दी थी या तूने मुझसे ली थी, ये दोनों इसलिए इनसाइडर हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट दोनों ही डायरेक्टर थे, या एक डायरेक्टर था दूसरा उसका रिलेटिव था। समझ रहे हैं? यस। ट्रेड रिपोर्टेड टू द कंपनी विद इन 2 वर्किंग डेज, कंपनी टू नोटिफाई टू द एक्सचेंज विद इन 2 वर्किंग डेज। यानी कि ये जो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हुई है बिटवीन टू इनसाइडर हैविंग सेम यूपीएसआई, इसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कंपनी को, और कंपनी आगे रिपोर्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंज को। इजी, ठीक है। कुछ बातें ध्यान रखना। पहली बात क्या है, यूपीएसआई सेम होनी चाहिए, ब्रीच ऑफ रेगुलेशन 3 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। दोनों ने कॉन्शियस और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया होना चाहिए। अगर ये ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म से हो रहा है, ब्लॉक डील तो हमने पढ़ा है ना, जहां पे दो नोन लोग आपस में थ्रू स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग विंडो के मैकेनिज्म से ट्रेड करते हैं, तो लॉ कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहां पर बिटवीन पर्सन इन पोसेशन ऑफ द सेम यूपीएस। अब ये ब्लॉक डील, ये वाला पॉइंट मत लिखिएगा क्योंकि ये अमेंड हो चुका है, आप सबको मालूम है, ठीक है। बस याद रखना, बिटवीन पर्सन इन द पोसेशन विद सेम यूपीएसआई, यानी कि दो लोग दोनों इनसाइडर हैं, दोनों के पास सेम यूपीएसआई है, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ब्लॉक डील कर रहे हैं। बच्चा कहता है सर इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क बताता हूँ। ऑफ मार्केट में थ्रू स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, तो इसलिए इंटीमेशन जरूरी होता है। ब्लॉक डील ऑटोमेटिकली थ्रू ट्रेडिंग विंडो मैकेनिज्म होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज को बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है। तो यहां पर आपको कंपनी को और कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को बताने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। तो टोटल 6 में से 3 कर लिया हमने। पहला क्या था, अगर ट्रेडिंग एज पर ट्रेडिंग प्लान है जो कि अप्रूव्ड अंडर रेगुलेशन 5 है, या फिर दो इनसाइडर हैविंग पोसेशन ऑफ सेम यूपीएसआई, अगर वो आपस में क्या कर रहे हैं, दो लोग हैं जिनके पास सेम यूपीएसआई है, और वो लोग आपस में क्या कहते हैं, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं विदाउट वॉयलेशन ऑफ रेगुलेशन 3। ना तो आपने रेगुलेशन 3 में कम्युनिकेट करा होना चाहिए, ना ही प्रिक्योरमेंट हुई होनी चाहिए। क्या सबको क्लियर है? यस सर। और दोनों कॉन्शियस और इन्फॉर्म डिसीजंस ले रहे थे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली उनको पहले कंपनी को इंटीमेट करना और कंपनी को आगे स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना, ठीक है। ट्रांजैक्शन विच इज कैरिड आउट परसुएंट टू एनी स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन। अब ये क्या होता है स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन? सर कई बार क्या होता है, प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ऊपर चली गई, पब्लिक की होल्डिंग 25 से नीचे चली गई। तो आप सबको मालूम होगा, हम लोगों ने, हाँ जी बताओ, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के अंदर पड़ा हुआ है क्या कि मिनिमम पब्लिक होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 25। तो वहां पे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है क्या कि प्रमोटर को अपनी कुछ होल्डिंग्स को नीचे करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो वहां पर अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कैरी ऑन कर रहे हो जिसकी वजह स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन है, तो हम यहां पर आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई स्टॉक ऑप्शंस थे वेयर एक्सरसाइज प्राइस वाज प्री डिटरमाइंड एज पर रेगुलेशन, एक्सरसाइज ऑफ स्टॉक ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज प्राइस वाज प्री डिटरमाइंड, यानी कि यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर्स, अब ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे के पहले आराम से समझाता हूं। देखो, मान लो एक्स लिमिटेड इनसाइडर थी और इसके एम्प्लॉइज राम एंड श्याम, ये दोनों क्या है, बोलो,
पहले बताओ एक्स लिमिटेड क्या है? नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर है, ठीक है। अब नॉन इंडिविजुअल में मैंने कंपनी ले लिया, ठीक है, कंपनी ले लिया, प्लीज ध्यान से सुनना। और ट्रेडिंग डिसीजन मेकर एंड यूपीएसआई होल्डर, ये दोनों अलग लोग हैं, हो सकता है। देखो, अगर इनसाइडर कंपनी है तो हो सकता है यूपीएसआई सिर्फ डायरेक्टर के पास है, और ट्रेडिंग डिसीजन लेने वाला आदमी वहां का मान लो पीएन है। अब आप मुझे बताओ, अगर ट्रेडिंग डिसीजन लेने वाला व्यक्ति अलग था फ्रॉम द पर्सन हु वाज इन पोसेशन ऑफ यूपीएसआई, तो लॉ कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा सुन लो, नॉन इंडिविजुअल इनसाइडर है अगर, और जिसके पास यूपीएसआई है और जो ट्रेड कर रहा है, ये दोनों अलग लोग हैं। डिसीजन मेकर नॉट इन पोसेशन ऑफ यूपीएसआई, एडिक्वेट प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट मेड एंड नॉट ब्रीच्ड, यानी कि जिसके पास यूपीएसआई थी उसने प्रॉपर प्रिकॉशन भी लिया हुआ था और वो ब्रीच भी नहीं हुई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर 6 केसेस बताओ, पेपर में बहुत बार आए हुए, स्कैनर चेक करके देखना, व्हाट आर द केसेस जहां पर यूपीएसआई, हाँ जी, केसेस जहां पर यूपीएसआई होते हुए भी इंसाइडर ट्रेड कर सकता है। इन जनरल ट्रेडिंग नॉट अलाउड। 6 केसेस। पहला, ट्रेडिंग एज पर ट्रेडिंग प्लान अप्रूव्ड अंडर रेगुलेशन 5, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन बिटवीन टू इंसाइडर हैविंग सेम यूपीएसआई विदाउट breaching to the regulation 3 with where both the insiders were conscious and, यानी कि जो उनका डिसीजन था वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन था, और कंपनी को आपने इंटीमेट करना 2 वर्किंग डेज के अंदर, कंपनी आगे स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करेगी अगर किसी तरह की कोई भी ब्लॉक डील हुई है बिटवीन टू इनसाइडर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म हैविंग सेम यूपीएसआई। क्लियर हो गया ना? ठीक है सर। इसके अलावा मैंने कहा अगर इंसाइडर जो है वो नॉन इंडिविजुअल है and the person having UPSI and the person taking trading decision both are different, ये दोनों अलग लोग हैं, ठीक है ना, ये दोनों अलग लोग हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन को जो भी कैरी ऑन किया जा रहा था दैट वाज बिकॉज ऑफ एनी स्टैट्यूटरी या फिर रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो उन ईसॉप्स को जिसका प्राइस पहले से ही प्री डिटरमाइंड था, ठीक है सर। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? व्हेन अ पर्सन ट्रेड वाइल इन यूपीएसआई इट इज प्रिज्यूम्ड कि उसने यूपीएसआई की वजह से करा है, तो जितने भी कनेक्टेड पर्सन है उनके ऊपर प्रूव आएगा कि देवर इन टू एब्सेंस ऑफ यूपीएसआई इज ऑन देम, यानी कि उन्होंने ट्रेडिंग इसलिए नहीं करा क्योंकि यूपीएसआई था, उन्होंने जनरल करा, ये उनको प्रूव करना पड़ेगा। देख लीजिए क्या लिखा है, कनेक्टेड पर्सन के केस में कनेक्टेड पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? अगर तो वो कनेक्टेड पर्सन है तो ये मान लिया जाएगा कि भाई वो चोर है, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो चोर नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं एक रिक्शे वाले को पकड़ रहे हो आप, एक रिक्शे वाले को पकड़ रहे हो और आपने बोला ओए रिक्शे वाले, तेरे पास कल अरुण सर बैठ के गए थे ना, तो तेरे पास 100% यूपीएसआई थी, सैबी प्रूव करेगा, रिक्शे वाला नहीं प्रूव करेगा, क्योंकि रिक्शे वाला कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। समझ आ रही? आप हवा में तीर चला रहे हो तो आप ही प्रूव करो कि रिक्शे वाला जो था क्या उसके पास यूपीएसआई थी। समझ में आया? यस सर। फो 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 फो। यहां पे देखो क्या लिखा है, इज क्रिएशन और इन्वोकेशन ऑफ प्लेज अलाउड व्हेन ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज्ड। ये क्या कह रहा है? ट्रेडिंग विंडो कॉन्सेप्ट क्या होता है पता आपको? मतलब ट्रेडिंग विंडो कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मान लो कुछ समय के लिए ना आप ट्रेड नहीं कर सकते। एक ट्रेडिंग विंडो नॉर्म्स होता है हमारा, जैसे रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, ट्रेडिंग विंडो नॉर्म्स क्या होती है? ट्रेडिंग विंडो क्लोज, यानी कि अब आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो याद रखना, जब जब ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है तो उस समय क्या हम प्लेजिंग कर सकते हैं, क्रिएशन और इन्वोकेशन ऑफ प्लेज कर सकते हैं? आंसर इज यस। हाउएवर जो भी प्लेजर या प्लेजी होगा may have to demonstrate that pledge creation या invocation जो थी वो बोनाफाइड थी। अब आ जाओ मेरे बच्चे ट्रेडिंग प्लान।
सर एक बार ही आ जाओ जरा दोबारा से, है ना। रेगुलेशन 3, 4, 5, ना आप कम्युनिकेट करोगे ना आप प्रिक्योर करोगे, इजी। एक्सेप्शंस, लेजिटिमेट पर्पस, इसकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी आपको। परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज या डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, 3 एक्सेप्शन। इसके अलावा आप कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो एंटेल करेगी क्या, ओपन ऑफर, और बोर्ड को ऐसे लगता है कि जो भी हम शेयर करेंगे दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और इवन दो इफ एनी ट्रांजैक्शन विच इज नॉट एंटेलिंग ओपन ऑफर, बट बोर्ड को ऐसा लगता है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, एंड उस इंफॉर्मेशन को हम जनरली पब्लिक अवेलेबल करा देंगे एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग डेज पहले, किससे, प्रपोज ट्रांजैक्शन से। और इन लोगों के साथ आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए साइन करना पड़ेगा कि ये आगे किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ट्रेडिंग नहीं करनी। इनसाइडर को बैन कर दिया गया कि भाई तू ट्रेडिंग नहीं करेगा। एक्सेप्शंस, कितनी एक्सेप्शन है, 6। ट्रेडिंग एज पर ट्रेडिंग प्लान अलाउड है। देखिए बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना तो आप लोगों ने जिन्होंने रेगुलर बैच अटेंड किया हुआ उनको मालूम है कि सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ाई है भाई, है ना। तो अभी भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सब चीजें आपको कवर अप करके बता दूं, ठीक है ना। बट फिर भी हो सकता है कि कुछ एक आधा पॉइंट मिस हो जाए, तो आपकी ये ड्यूटी है कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मेरे दिमाग में होता है कि आपको 1 घंटे में पहले एक आइडिया लग जाए, और उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना तो आपको 1 घंटा ही लगेगा। अभी क्या होता है, जब आपको आइडिया नहीं होता ना, आप चैप्टर पूरा भूल चुके होते हो, तब आपको पता ही नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करें। अब ये वीडियो देखने के बाद ना आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यार ये चैप्टर ऐसा था, मेरे को याद आ गया। अब जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एक एक चीज याद आ जाएगी, ठीक है ना। चलो, ट्रेडिंग एज पर ट्रेडिंग प्लान, मैं आपको ना इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। इसमें आपको याद करो हमें क्या करना होता था। जैसे मान लो मैं इनसाइडर हूं, है ना, और मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कंप्लायंस ऑफिसर जो कि डेफिनेटली कंपनी सेक्रेटरी है, उसको ट्रेडिंग प्लान बनाऊंगा और उससे अप्रूव कराऊंगा, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो तो कंप्लायंस ऑफिसर के पास पावर है, अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन ट्रेडिंग प्लान में ना बहुत सारी कुछ बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वो सारी चीजें रेगुलेशन 5 में बहुत डिटेल में बताई गई हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है ट्रेडिंग प्लान। कहता है ट्रेडिंग प्लान अलाउ करता है इनसाइडर्स को, जिसके पास ज्यादातर यूपीएसआई होती है, टू प्री कमिट टू ट्रेड मंथ्स इन एडवांस। याद रखना मंथ्स इन एडवांस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको ट्रेडिंग प्लान जो होता है ना, जब आप अप्रूव कराते हो तो वो कल या परसों की ट्रेडिंग का नहीं होता, बहुत महीने पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो याद रखना 120 कैलेंडर डेज का गैप होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो ट्रेड करोगे वो अभी नहीं करोगे, कब करोगे, 120 कैलेंडर डेज के बाद, ठीक है ना। कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग नॉट अर्लियर देन 120 कैलेंडर डेज। और ये 120 कैलेंडर डेज कहां से काउंट होंगे, फ्रॉम पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ प्लान से। यानी कि जब ट्रेडिंग प्लान पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाएगा वहां से 120 डेज काउंट होंगे, उसके बाद ही क्या वो प्लान के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। यानी कि मान लो अगर मैं बोलूं कि आज से ठीक 6 महीने बाद मेरे बेटे के शादी है या मेरे घर में कोई फंक्शन है और मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं शेयर बेचूंगा, तो क्या मैं आज ही वो प्लान अप्रूव करा दूं, ठीक है ना। तो अगर आप बोलोगे कि मुझे अगले महीने ट्रेड करना है तो नहीं करने देंगे। मिनिमम गैप कितना चाहिए, 120 दिन का चाहिए फ्रॉम पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द प्लान, ठीक है सर। अब वो कहता है कि ट्रेडिंग प्लान अलाउ करता है एक इनसाइडर को कि वो प्री कमिट कर सकता है कि वो ट्रेड करेगा मंथ्स इन एडवांस, यानी कि एडवांस में कुछ महीने बाद। क्या सबको क्लियर है, यस सर। अब यहां पर ना कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से पॉइंट लिखे हुए हैं जो आपको ट्रेडिंग प्लान के लिए याद रखने हैं। पहला,
ट्रेडिंग प्लान शेल नॉट एंटेल ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज फॉर मार्केट अब्यूज। इंटेंशन शुड नॉट बी कि आप इसका गलत इस्तेमाल करोगे। ये एक फैसिलिटी है और इसका इंटेंट कभी भी मार्केट अब्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक। ओवरलैपिंग ऑफ ट्रेडिंग प्लान नॉट परमिटेड, यानी कि अगर आपने एक ट्रेडिंग प्लान ऑलरेडी अप्रूव कराया हुआ है तो उसी पीरियड में दूसरा ट्रेडिंग प्लान आप नहीं अप्रूव करा सकते। एक पीरियड में एक ही ट्रेडिंग प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। Insiders shall not have UPSI in the possession at the time of formulation of the plan to the time of its commencement। क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ो। Insiders shall not have UPSI in possession from the time of formulation of the plan to the time of its commencement। पहले प्लान फॉर्मुलेट होता है, ठीक है, और उसी प्लान की कमेंसमेंट हो रही है मान लो 130 135 दिन बाद। कहता है आपके पास यूपीएसआई नहीं होनी चाहिए एट द टाइम जब आपने फॉर्मुलेट करा, एट द टाइम जब आपने उसको कमेंस करा। ठीक। अब वो कहते हैं कंप्लायंस ऑफिसर रिव्यू करेगा, अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। तीनों में से कुछ तो करेगा। पहले तो रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद दो ही ऑप्शन है, या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट कर देगा। एंड नोटिफाई करेगा अप्रूव्ड ट्रेडिंग प्लान टू द स्टॉक एक्सचेंजेस। अगर उसने अप्रूव कर दिया तो वो स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई कर देगा। कहता है प्लान मस्ट सेट आउट द पैरामीटर फॉर ईच ट्रेड। मतलब आप जब ट्रेडिंग प्लान सबमिट करते हो ना तो उसके अंदर सारे पैरामीटर्स होने चाहिए। कौन कौन से पैरामीटर्स? वैल्यू ऑफ ट्रेड, क्वांटिटी, टाइप ऑफ ट्रेड, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, डेट्स, टाइम पीरियड, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी, क्वांटिटी, टाइप ऑफ ट्रेड, नेचर ऑफ सिक्योरिटी, डेट, टाइम पीरियड। एक बार ट्रेडिंग प्लान अप्रूव्ड हो गया वो रिवोक नहीं हो सकता, याद रखो, इररिवोकेबल। हालांकि इसमें एक्सेप्शंस है, इसमें एक्सेप्शंस है। मैं आपसे ना कुछ सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताना। कहता है द पर्पस ऑफ दिस प्लान शुड नॉट बी मार्केट अब्यूज। ट्रेडिंग प्लान ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जो भी ट्रेडिंग प्लान आप बनाओगे उसके अंदर आपको कुछ की पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे। आपको वैल्यू के बारे में बताना पड़ेगा, आपको नेचर ऑफ ट्रेड बताना पड़ेगा, आपको प्राइस बताना पड़ेगा, आपको पीरियड बताना पड़ेगा, आपको डेट बतानी पड़ेगी, आपको ये सब चीजें हमें बतानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर। कंप्लायंस ऑफिसर को जब ये ट्रेडिंग प्लान दोगे वो उसको रिव्यू करेगा, या तो वो अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। सर अगर रिजेक्ट करा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा वो, और अगर उसने अप्रूव करा तो क्या वो आगे भेज देगा किसके पास? स्टॉक एक्सचेंजेस के पास। याद रखना जो भी आप ट्रेडिंग करो वो 120 दिन फ्रॉम जब ये पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ प्लान हुआ था उससे पहले नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी अर्लियर देन 120 कैलेंडर डेज। ठीक है सर। अब यहां पे ना ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ना जब मैंने आपको कहा ना कि आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, वैल्यू, क्वांटिटी, टाइप ऑफ ट्रेड, तो इसमें ना प्राइस, किस प्राइस पर मैं ट्रेड करना चाहता हूं ये ऑप्शनल होता है। अगर आपने प्राइस दे दिया तो याद रखना उसी प्राइस पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ आ रही है? इसीलिए ज्यादातर ट्रेडिंग प्लान में ना प्राइस देते ही नहीं है, ऑप्शनल होता है। प्राइस दे भी सकते हो, नहीं भी। अगर आपने दे दिया और अगर आपके प्राइस रेंज में, लिमिट में वो प्राइस नहीं आ रहा तो फिर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, मान लो आपके पास एक यूपीएसआई पड़ी हुई थी और जब ट्रेडिंग को कमेंस करने का समय आया वो अभी भी क्या है? यूपीएसआई है, यानी कि वो अभी तक जनरली अवेलेबल नहीं हुई। तो बेटा जी फिर इंप्लीमेंटेशन को डेफर किया जाएगा जब तक वो यूपीएसआई जनरली ना आ जाए।
कहते हैं अगर यूपीएसआई परसिस्ट एट कमेंसमेंट, अगर अभी भी यूपीएसआई है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास थी वो आज भी जनरली अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो आज भी यूपीएसआई है, तो आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन को डेफर करना पड़ेगा जब तक ये यूपीएसआई जनरली अवेलेबल ना हो जाए। ट्रेडिंग प्लान एक बार अप्रूव हो जाए तो ये इररेवोकेबल होता है, ये हमने अभी भी पढ़ा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लाइक परमानेंट इनकैपेसिटी। मान लो वो आदमी जो है वो परमानेंट इनकैपेसिटी में चला गया, बीमार पड़ गया या कुछ भी, बैंकरप्ट हो गया या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अच्छा, इसमें ना दो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, दो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होता है, आप सबको याद होगा नॉर्मली ट्रेडिंग विंडो टाइम टू टाइम बंद होती है, मालूम है ना, और जब भी वो ट्रेडिंग विंडो ओपन होती है ना तो आपको प्री क्लियरेंस लेनी पड़ती है, याद है आपको। लेकिन याद रखना, अगर ट्रेड एज पर ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो तो ट्रेडिंग विंडो नॉर्म्स लगते ही नहीं है आप पर, फॉर ट्रेड्स विच आर अप्रूव्ड अंडर ट्रेडिंग प्लान, यानी कि ट्रेडिंग विंडो नॉर्म्स नहीं लगेंगे, मतलब इवन दो द ट्रेडिंग नोशनल ट्रेडिंग विंडो क्लोज है ना तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, और प्री क्लियरेंस नॉट रिक्वायर्ड अगर आप एज पर अप्रूव्ड ट्रेडिंग प्लान काम करोगे, प्री क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, ये 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको करना पड़ेगा, और आपको नोटिफाई करना पड़ेगा अप्रूवल को टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ अप्रूवल। आई होप क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया। एक स्टेटमेंट मैं आपको यहां पर और बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, नॉन इंप्लीमेंटेशन प्रोसीजर। ये क्या होता है पता है, ये कहता है मान लो, वैसे तो इररेवोकेबल है, एक्सेप्शंस मैंने बता दिया, परमानेंट इनकैपेसिटी, बैंकरप्सी एटसेट्रा, मान लो उनमें से कोई वजह नहीं थी, फिर भी आप इस ट्रेड को नहीं कर पा रहे, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, अब क्या करोगे आप, तो ध्यान से देखो। अगर मान लो ट्रेडिंग प्लान आपने अप्रूव करा लिया लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो आपको इंटीमेट करना होगा कंप्लायंस ऑफिसर को विद इन 2 ट्रेडिंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द टेन्योर, मतलब हमने बताया था कि हम ट्रेडिंग प्लान करेंगे फ्रॉम दिस टू दिस डेट, हम लोग बाइंग सेलिंग करेंगे, और वो टेन्योर खत्म हो गया और आपने कुछ करा ही नहीं, तो आपको विद इन 2 ट्रेडिंग डेज कंप्लायंस ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि मैं नहीं कर पाया, रीजन के साथ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। कंप्लायंस ऑफिसर टू प्लेस दिस बिफोर ऑडिट कमेटी को दे देगा, भाई देखो ये प्रॉब्लम हुई है और आप बताओ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी वेदर नॉन इंप्लीमेंटेशन बोनाफाइड था या नहीं। अगर उसने बोल दिया बोनाफाइड नहीं था तो फिर बेटा डिसीजन को नोटिफाई करा जाएगा बाय द कंप्लायंस ऑफिसर टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द सेम डेट। अगर ऑडिट कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया सबमिशन को तो फिर एक्शन लिया जाएगा अंडर कोड ऑफ कंडक्ट। समझ आ गई। आप बताओगे किसको, कंप्लायंस ऑफिसर को, कंप्लायंस ऑफिसर आगे बताएगा किसको, ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगा कि जो भी आपने सबमिशंस दी हैं वो एक्सेप्टेबल हैं या रिजेक्ट है। अगर एक्सेप्ट हो गई बोनाफाइड है, बात खत्म हो। लेकिन अगर हमने रिजेक्ट कर दी तो बेटा जी हम एज पर कोड ऑफ कंडक्ट एक्शन लेंगे, और जो भी हमारा डिसीजन होगा हम कंप्लायंस ऑफिसर को बताएंगे, और कंप्लायंस ऑफिसर आगे बताएगा किसको, स्टॉक एक्सचेंज को ऑन द सेम डेट। क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस प्लीज, आई एम होपिंग फॉर द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, अच्छा एक बच्चे को ना यहाँ पर एक डाउट क्लास में आया था, मैं वो डाउट जरा यहाँ पे दोबारा ले लेता हूँ। एक बच्चे ने ना क्लास में एक सवाल पूछा था कि सर सुनो ना, ये जो आप लाइन लिख रहे थे कि कहाँ गया, इनसाइडर शेल नॉट हैव यूपीएसआई इन पोसेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान टू द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट। ये एक्चुअल में ना इसका मतलब पहले समझ लो क्या है, ठीक है, समझना मेरी बात को। मान लो जब आप फॉर्मुलेट कर रहे थे उस समय आपके पास एक यूपीएसआई थी, और जब आप इस प्लान को कमेंस कर रहे थे सेम यूपीएसआई अभी भी थी, तो आप डेफर करेंगे। लेकिन अगर जो यूपीएसआई आपके पास थी एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन
वो कमेंसमेंट से पहले ही जनरली अवेलेबल हो गई थी टू द पब्लिक। लॉ कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? सो ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मतलब समझो क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास यूपीएसआई होनी ही नहीं चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि जो यूपीएसआई आपके पास थी एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन, सेम यूपीएसआई एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। आप समझो मेरी बात को। देखिए हम क्या चाहते हैं कि जो भी यूपीएसआई एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन थी, क्या वो जनरली अवेलेबल हो चुकी होनी चाहिए कमेंसमेंट से पहले। समझ आया? और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात याद रखना कि जब आप कमेंस कर रहे होगे, देखो क्या लिखा है, अगर यूपीएसआई परसिस्ट कर रही होगी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, तो हमें इंप्लीमेंटेशन को डेफर करना पड़ेगा जब तक यूपीएसआई जनरली अवेलेबल ना हो जाए। क्लियर है? ठीक है। प्री क्लियरेंस कॉन्सेप्ट कब आता है बेटा? जब नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो नॉर्म्स आते हैं ना, तो वहां पे प्री क्लियरेंस लेनी पड़ती है। ये नॉर्म यहां पे नहीं आएगा, ट्रेडिंग विंडो नॉर्म भी यहां पे नहीं लगेगा। ठीक है। अब ये ट्रेडिंग विंडो नॉर्म का मतलब क्या होता है, आई होप आपको याद हो कि जैसे कुछ कुछ समय के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है, कंप्लायंस ऑफिसर बताता है कि कब कब हम आपको ट्रेड नहीं करने देंगे। उस समय अगर ट्रेडिंग प्लान की डेट आ जाए तो क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि ट्रेडिंग विंडो नॉर्म लगता ही नहीं हमारे पे, और ना ही मुझे किसी तरह की कोई प्री क्लियरेंस लेना है, प्रोवाइडेड जो भी आप एग्जीक्यूट करोगे ट्रेड, क्या वो एज पर अप्रूव ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। डन 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 डन। ठीक है। अब आ रहा है बेटा रेगुलेशन 5 के बाद 6। 6 बिल्कुल एंड में आपको देखने को मिलेगा, कुछ है ही नहीं 6, बेकार सा, छोड़ सकते हो आप। जनरल डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय इनसाइडर्स, यानी कि इनसाइडर्स को क्या करना है? ट्रेडिंग को डिस्क्लोज करना। ठीक है। तो जनरल प्रोविजन क्या है? हर पब्लिक डिस्क्लोजर अंडर द चैप्टर शेल बी मेड इन द फॉर्म, यानी कि आपको डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। किसको डिस्क्लोजर्स देने हैं बेटा? इनसाइडर को डिस्क्लोजर्स देने होते हैं हर ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है ना? यानी कि जब जब आप कोई भी ट्रेड करोगे तो आपको डिस्क्लोजर्स देने हैं। तो डिस्क्लोजर टू बी मेड बाय एनी पर्सन अंडर दिस चैप्टर शेल इंक्लूड दोज रिलेटिंग टू ट्रेडिंग बाय सच पर्संस इमीडिएट रिलेटिव, यानी कि आप करोगे वो तो डिस्क्लोजर दोगे ही दोगे, अगर आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव ट्रेड करेगा तो भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ट्रेडिंग डिसीजन आप लेते हो। ठीक है। जो भी डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज होंगे शेल ऑल्सो इंक्लूड ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। मान लो आपके शेयर में ट्रेड नहीं कर रहे लेकिन आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है, तो भी आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। क्लियर है बेटा? तो बेसिकली बस यही है कि ये सारे डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे, और कंपनी को क्या करना होगा? ये सारे डिस्क्लोजर को मेंटेन करना होगा 5 साल के लिए। ठीक है सर। तो 6 रेगुलेशन हमारी हो चुकी हैं दोस्तों। अब ना इसके अंदर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको 3-4 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ठीक है। रेस्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको ईजी लगेगा। ये मैं बताता हूं कौन कौन सा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। ध्यान से देखना। एक ना नया कॉन्सेप्ट आया है। देखो, एक तो आपने रेगुलेशन 7 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको याद हो तो एक तो इनिशियल डिस्क्लोजर होता है और एक कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर होता है। एक्चुअली में इनिशियल और कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं वो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक कंपनी को कोई आदमी ज्वाइन कर रहा है, रिलायंस कंपनी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए थे। बताओ, तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे पहले से डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि सर ये शेयर पहले से ही थे, कहीं बाद में आप बोलो कि मैंने बिकॉज ऑफ इनसाइडर बन चुका हूं इसलिए मैंने शेयर खरीद लिए ना। तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप मेंबर्स को इनिशियल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जब भी आप प्रमोटर या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप बनेंगे विद इन 7 डेज आपको बताना पड़ेगा। डिस्क्लोजर किस चीज का मालूम है ना? जल्दी बोलो, डिस्क्लोजर किस चीज का है? आपके पास होल्डिंग्स कितनी है? हाँ जी, आपके पास कितनी होल्डिंग्स है, इस चीज का डिस्क्लोजर देना है। प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप को कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा विद इन 2 डेज ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर उन्होंने किसी भी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज को इन अ सिंगल और सीरीज इन अ कैलेंडर क्वार्टर एक्सीड 10 लाख रुपए। मतलब अगर आपने क्वार्टरली, एक क्वार्टर के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा का
अगर आपने किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करा है, चाहे सेल करा है चाहे परचेज करा है, तो विद इन 2 ट्रेडिंग डेज आपको फिर से क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ये 2 डिस्क्लोजर याद रखना। डायरेक्टर 7 दिन अपॉइंटमेंट से, और कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर 2 दिन जब भी एक्सीड 10 लाख। केएमपी 7 दिन, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर विद इन 2 डेज। समझ आ रही है? डेजिग्नेटेड पर्सन 2 डेज, हाँ जी, विद इन 2 डेज अगर ट्रेड वैल्यू एक्सीड दिस। अदर कनेक्टेड पर्सन, हाँ जी, लिस्टेड कंपनी में एट इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर डिस्क्लोजर फ्रॉम द कनेक्टेड पर्सन और क्लास ऑफ कनेक्टेड पर्सन इन सच फॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी एज इट डिसाइड्स। लिस्टेड कंपनी फाइल करेगी विद एक्सचेंज, कंपनी नोटिफाई करेगी टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 2 ट्रेडिंग डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ डिस्क्लोजर बिकमिंग अवेयर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। यानी कि जैसी कंपनी के पास इंफॉर्मेशन आएगी, कंपनी आगे स्टॉक एक्सचेंज को दे देगी। ध्यान से पढ़ो, क्या पढ़ा आपने? कौन कौन डिस्क्लोजर देगा बताओ? प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, ठीक है। कब कब देंगे? जब वो बनते हैं प्रमोटर या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, उस केस में 7 दिन। या फिर अगर उन्होंने कोई भी क्वार्टर के अंदर ट्रांजैक्शन करी है विच इज एक्सीडिंग ₹10 लाख, तो विद इन 2 डेज आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यही सेम इंफॉर्मेशन केएमपी, डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पर्संस पे भी लगती है। क्या सबको क्लियर है? जल्दी बोल दो। ठीक है, लॉक कर दे इसको, बोलो ना यार। ठीक। अदर कनेक्टेड पर्सन पे कंपनी अगर चाहे तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और लिस्टेड कंपनी के पास जैसे डिस्क्लोजर्स आएंगे, क्या वो आगे स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है? डिस्क्लोजर ऑफ इंक्रीमेंटल ट्रांजेक्शन आफ्टर एनी प्रायर डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड व्हेन क्यूमुलेटिव ट्रांजेक्शन क्रॉस 10 लाख। अगेन समझ रहे क्या हुआ? मान लो 11 लाख का हुआ था, हमने फटाफट से आपको डिस्क्लोजर दिया, आपने स्टॉक एक्सचेंज को दिया। अब अगला तभी देना जैसे ही वो 10 लाख क्रॉस करेगा। ठीक। सर ये एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स। ये पता क्या है? एक्चुअली में ना गवर्नमेंट को ना इनसाइडर पकड़ना बड़ा मुश्किल है बेटा। सोच कर देखो, आज की डेट में कोई भी इनसाइडर हो सकता है। सोच कर देखो, मेरे पास रिलायंस की इंफॉर्मेशन है, मैंने तुम्हें फोन करके बता दिया, कैसे पता चलेगा किसी को कि तेरे पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है? पता ही नहीं चल सकता। तो इसीलिए अब लॉ ने क्या करा, एक इन्फॉर्मेंट कॉन्सेप्ट निकाला। इन्फॉर्मेंट कौन होता है बेटा? भेदी। देखो क्या लिखा है, हु इज इन्फॉर्मेंट, आराम से देखना, डेफिनेशन में आ जाओ। हु इज इन्फॉर्मेंट? एक ऐसा इंडिविजुअल जो वॉलंटरली सबमिट करेगा सेबी को एक वॉलंटरली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म रिलेटिंग टू एन अलीज्ड वायलेशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग लॉ। यानी कि अब लॉ कह रहा है कि भाई तुम इन्फॉर्मेंट बन जाओ। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि कोई आदमी जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, तो आप क्या करो, एक वॉलंटरली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म VIDF इसको भर दो। ठीक है, चाहे कब भरना है, चाहे वॉलेशन हो चुकी है या होने वाली है या रीजनेबली बिलीव टू अकर, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड। अब बच्चा कहता सर ये तो मजेदार है, तो इन्फॉर्मेंट बन जाते हैं, ये रिवॉर्ड भी बड़ा खतरनाक है भाई साहब। दिखाता हूं आपको, इन्होंने बताया नहीं क्या इसके अंदर? चलो आपके मॉड्यूल में ना बताया नहीं है, ठीक है। मैंने एक्चुअली में ना ये प्रोविजन तो बहुत बड़ा है, मैंने उतना ही लिया जितना आपके मॉड्यूल में था। ठीक है, तो बेसिकली ना बड़ा हैवी रिवॉर्ड मिलता है इसके अंदर, करोड़ों में। ठीक है, तो अब देखो प्रोसेस क्या है। अगर आप इंफॉर्मेंट हो तो आपको सबमिट करना होगा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। अब बच्चा कहता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या होती है? अब कई बार क्या होता है ना, सेबी कह रहा है कि भाई ऑलरेडी न्यूज में आया था कि इस आदमी ने ये गड़बड़ करी है और तुमने न्यूज देख के मुझे बताई है, तो वो इंफॉर्मेशन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं है।
ओरिजिनल इंफॉर्मेशन वो होती है जो सिर्फ तुम्हें पता होती है, ठीक है। इनवॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म टू द ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेंट प्रोटेक्शन बाय सेबी, इन्होंने एक ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेंट प्रोटेक्शन बना दिया है, जो इंफॉर्मेंट को प्रोटेक्ट करेगा, उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखेगा, ठीक है। फॉर्म फॉलोज द फॉर्मेट इन शेड्यूल्ड मे बी सबमिटेड इन द लीगल रिप्रेजेंट बाय अ लीगल, यानी कि अगर आपको चाहिए तो आप इन पर्सन भी भर सकते हो, जमा करा सकते हो, और अगर आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी कर सकते हो। इफ नॉट सबमिटेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेबी में रिक्वायर इन्फॉर्मेंट टू अपीयर इन पर्सन, आप खुद भी कर सकते हो। Informant must expunge information in the form that could reasonably reveal his or her identity, यानी कि आपको कुछ इंफॉर्मेशंस वहां पर हटानी है जो आपकी आइडेंटिटी को रिवील कर सके। ये वाला लॉजिक समझ आ रहा है? देखिए कई बार क्या होता है, इंफॉर्मेंट कहता है कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन लीक मत करो, तो लॉ कह रहा है ठीक है, आप क्या करो, उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दो फॉर्म से जो आपकी आइडेंटिटी को रिवील करती है, ठीक है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आइडेंटिफाई सच इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दैट कुड रिवील द आइडेंटिटी, ठीक है। बस इतना सही आपकी बुक में दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे ऐसे बोलूं सीधा सीधा कि अगर कोई भी पर्सन इन्फॉर्मेंट बनेगा तो वी विल प्रोवाइड इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड टू द विसल ब्लोअर एंड इन्फॉर्मेंट हु वॉलंटरली रिपोर्ट इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेशन। अगर आप कहो तो मैं जस्ट, मेरे को 1 मिनट लगेगा, आई कैन शो यू कि आपको कितना इनाम मिल सकता है, हालांकि इन्होंने दिया नहीं है। ये बहुत बड़ी रेगुलेशन है, आपके मॉड्यूल में तो बहुत पिन्नी सी करके दे दी इन्होंने, ठीक है ना। और इस समय मुझे लग रहा है कि अगर आप मॉड्यूल का ही पढ़ लो तो काफी है आपके लिए, नहीं? मैं रोज सोचता हूँ कि तुम्हारे को ना 1 घंटे में करा दूंगा, लेकिन फिर कई बार लगता है यार फिर वो डिटेल में नहीं आएगा, फायदा क्या। ये देखो, ये है इतनी बड़ी रेगुलेशन, ये देखो रिवॉर्ड कितना है इसका, ये देखो टोटल रिवॉर्ड पेबल 10% ऑफ मॉनेटरी सैंक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़ रुपए, यानी कि जितना मॉनेटरी सैंक्शन होगा, जैसे मान लो आपके वजह से 2 करोड़ पकड़ में आए हैं, तो 2 करोड़ का 10% यानी कि 20 लाख, और आपकी वजह से अगर 100 करोड़ आए हैं तो 100 करोड़ का 10%, यानी कि 10 करोड़ से लेकिन ज्यादा नहीं होगा। क्या सबको क्लियर है या नहीं? बोलो। ठीक है। अब वो कहता है कि मैक्सिमम अमाउंट, अब इंटरिम क्या होता है पता है, कई बार ना रिकवरीज धीरे धीरे होती हैं, तो वो कहता है कि हम इंटरिम रिवॉर्ड आपको पे कर देंगे अप टू 1 CR तक, ठीक है ना। 1 CR जितना भी टोटल रिवॉर्ड पेबल, और 1 करोड़ विच एवर इज लेस हम आपको इंटरिम दे देंगे। बैलेंस जो है वो हम तभी देंगे जब हमें डबल कलेक्शन हो जाएगी। नहीं समझ आया ना? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो आपका 10 करोड़ बनता है रिवॉर्ड, तो वो कहता है कि मैक्सिमम अमाउंट पेबल इन इंटरिम रिवॉर्ड कितना होगा, 1 करोड़। अब बच्चा कह रहा है सर 1 करोड़ तो आप हमें दे दोगे अभी, ठीक है, 10 करोड़ में से 1 करोड़ मिल जाएगा, बाकी का 9 कब दोगे, जब 18 की रिकवरी होगी। जब मिनिमम रिकवरी कितनी होनी चाहिए, 18, तब आपको बैलेंस 9 मिलेगा। समझ आ रही है? दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। बट है नहीं, अब आपको छोड़ो पर, इसको हो गया ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि इन्फॉर्मेट बनना कितना मजेदार है, ठीक है। अब आ जाओ मेरे बच्चे रेगुलेशन 8 और 9 पे। रेगुलेशन 8 और 9 बड़े ध्यान से देखेंगे जरा। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा ना, अगर आप स्कैनर चेक करोगे ना तो 10 में से 8 बार क्वेश्चन रेगुलेशन 3, 4, 5 से आए।
मैं ये नहीं कह रहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन आप 3, 4, 5 और डेफिनेशंस ये तो बहुत अच्छे से करके जाना। यूपीएसआई से इतनी बार क्वेश्चन आया, हमने तो क्लास में स्कैनर करा भी हुआ अगर आपको याद हो तो। अब देखो रेगुलेशन 8 क्या होता है, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर। इसके लिए ना आपको शेड्यूल ए पढ़ना पड़ेगा, यानी कि एवरी लिस्टेड कंपनी को क्या बनाना होगा, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बनाना होगा फॉर फेयर डिस्क्लोजर ऑफ यूपीएसआई एज पर शेड्यूल ए। ठीक है बेटा, इसे आपको फॉर्मुलेट करना है, पब्लिश करना है कंपनी की वेबसाइट पे और इंटीमेट करना है स्टॉक एक्सचेंज। और हर लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडियरीज को कोड ऑफ कंडक्ट, ये है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर और ये है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है कि नहीं, ये आपको बनाना है शेड्यूल बी और सी के अंदर। कंपनी को बनाना है बी के अंदर और कंपनी के जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनको बनाना है शेड्यूल सी के अंदर। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने शेड्यूल्स पढ़े हैं मेरे साथ, ए बी सी तीनों पढ़े हैं। सी नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ए और बी जरूर पढ़ना, ठीक है ना। ये शेड्यूल ए है, ठीक है, और इसी तरह से ये शेड्यूल बी है। तो मैं ना आपको शेड्यूल बी पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है, शेड्यूल बी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो है ट्रेडिंग विंडो कॉन्सेप्ट। ये यहां से, ठीक है। तो 5 से ना ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बस उसके बाद इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आओ देखो जरा, मैंने आपको 90% करा दिया चैप्टर, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, कंप्लायंस ऑफिसर रिपोर्ट करेगा बोर्ड को एट फ्रीक्वेंसी स्टिपुलेटेड बाय बोर्ड नॉट लेस देन वंस इन अ ईयर। मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, कंप्लायंस ऑफिसर की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन जो हैंडल की जाएगी वो नीड टू नो बेसिस पे होगी। इसका मतलब क्या पता है, नीड टू नो बेसिस मतलब जितनी जरूरी है उतनी हैंडल करो, है ना, जितनी जरूरी है। नो यूपीएसआई कम्युनिकेटेड एक्सेप्ट फॉर लेजिटिमेट पर्पस, ड्यूटीज या लीगल ऑब्लिगेशन। नीड टू नो बेसिस पर ही इंफॉर्मेशन को हैंडल किया जाए, यानी कि अगर अकाउंटेंट को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो सारी नहीं देनी, उतनी देनी है जितनी जरूरी है। हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी ऑन नीड टू नो बेसिस and no UPSI should be communicated except for legitimate purpose, duties and legal obligation. Code shall contain norms for Chinese wall procedure. मतलब समझ रहे हो, चाइनीज वॉल प्रोसीजर मतलब ये मान, चाइनीज वॉल प्रोसीजर एक तरह से एक मुहावरा है कि भैया इंफॉर्मेशन यहां से वहां तक ना जा पाए। चाइनीज वॉल प्रोसीजर यानी कि बंद कमरे की इंफॉर्मेशन उन्हीं लोगों तक रहनी चाहिए जो लोग उस कमरे के अंदर है, बाहर नहीं जानी चाहिए। क्रॉसिंग द वॉल प्रोसेस फॉर डेजिग्नेटेड पर्सन, डेजिग्नेटेड पर्सन और उनके जितने भी इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, गवर्न्ड बाय इंटरनल कोड ऑफ डीलिंग इन सिक्योरिटीज। जितने भी डेजिग्नेटेड पर्सन हैं उनके रिलेटिव्स हैं, दे विल बी गवर्न्ड बाय इंटरनल कोड ऑफ डीलिंग इन सिक्योरिटीज। Designated person must trade subject to compliance of trading window। ये याद रखना ट्रेडिंग विंडो क्या होती है। अब सुनो ध्यान से, ट्रेडिंग विंडो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक नोशनल विंडो कॉन्सेप्ट है। कंप्लायंस ऑफिसर क्या करता है, टाइम टू टाइम इस ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर देता है बेटा। टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर देते हैं। तो क्या कहता है, ट्रेडिंग विंडो शैल बी क्लोज जब जब कंप्लायंस ऑफिसर को लगेगा कि डेजिग्नेटेड पर्सन कैन रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव यूपीएसआई। जैसे ही मुझे लगेगा कि डेजिग्नेटेड पर्सन के पास यूपीएसआई है, हम ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर देंगे। मतलब दीज पीपल विल नॉट बी अलाउड टू ट्रेड। समझ आ गया, कोई असली की विंडो नहीं है जिसका शटर बंद कर रहे हो आप, नोशनल कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग विंडो क्लोज मतलब नाउ फॉर यू ऑल ट्रेडिंग विंडो इज क्लोज, मतलब यू विल नॉट बी अलाउड टू डू ट्रेडिंग इन दिस पीरियड। लेकिन याद रखना ट्रेडिंग विंडो नॉर्म्स नहीं लगते कब, जब आप ट्रेड एज पर ट्रेडिंग प्लान करते। समझ में आया।
Designated person and immediate relative shall not trade when trading window is closed. Trading restriction period applies for end of every quarter. मैंने पहले बताया था क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो ट्रेडिंग विंडो नॉर्म की रिस्ट्रिक्शन हमेशा लगेंगी हर क्वार्टर के एंड में। कब तक? 48 घंटे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। जैसे आज फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके 48 घंटे तक आप ट्रेडिंग विंडो क्लोज रखेंगे, यानी कि आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते जिनके पास यूपीएसआई थी। ठीक, ट्रेडिंग विंडो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती हैं अगर आप स्टॉक ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो या ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स हो रहे हैं बिटवीन द इनसाइडर्स हैविंग सेम यूपीएसआई, या फिर ब्लॉक डील। याद आ रहा है ये कौन सी वाली एक्सेप्शन है जो रेगुलेशन 4 में भी आपने पढ़ी थी। या फिर आप किसी तरह की कोई प्लेजिंग कर रहे हो या राइट या प्रेफरेंशियल एफपीओ बायबैक ओपन ऑफर डीलिस्टिंग ट्रांजैक्शन की वजह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब वो केसेस हैं जहां पर ट्रेडिंग विंडो नॉर्म का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या सबको अलाउ किया जाता है टू पार्टिसिपेट। ठीक है सर। कहते हैं रीओपनिंग कब होगी? कहता है जैसे यूपीएसआई जनरली अवेलेबल हो जाएगी उसके 48 घंटे के बाद ही ट्रेडिंग विंडो ओपन होती है। ठीक है। When window is open, trade above threshold limit set by the board required pre-clearance by the compliance officer। तो यहां पे एक हेडिंग बनाएंगे प्री क्लियरेंस। लिखो जरा प्री क्लियरेंस। सर ये प्री क्लियरेंस का मतलब समझ लो पहले क्या होता है, सुनो ध्यान से। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, बोर्ड ये डिसाइड करेगा, सेट करेगा एक बोर्ड एक लिमिट। जैसे मान लो बोर्ड ने एक लिमिट डिसाइड कर दी 10 लाख रुपए, और उसने बोला कि देखो भैया अगर ट्रेडिंग विंडो ओपन हो चुकी है अब आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपका वैल्यू ऑफ ट्रेड 10 लाख से ऊपर है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया जो कि डिसाइडेड बाय द बोर्ड थी, तो आपको एक बारी प्री क्लियरेंस लेनी पड़ेगी कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर जब प्री क्लियरेंस लेने जाओगे ना तो वो आपसे एक डिक्लेरेशन ले लेगा। कैसी डिक्लेरेशन? कि आप इन द पोसेशन ऑफ यूपीएसआई नहीं है। आप लिख के दे दो, मैं आपको प्री क्लियरेंस दे दूंगा। जैसे ही मैंने आपको प्री क्लियरेंस दे दी, याद रखना आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दोबारा से प्री क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया? अब मान लो आपने कोई ट्रेड कर दिया, आपने बाय करा, तो आप सेल नहीं कर सकते अगले 6 महीने। सेल करा तो आप बाय नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा ना वो हम आपसे डिस्जॉर्ज करवा लेंगे टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के अंदर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता स्टॉक ऑप्शन के अंदर। फॉर्मेट फॉर प्री क्लियरेंस जो होगा, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेड, डिसीजन नॉट टू ट्रेड, लेवल ऑफ होल्डिंग, इसके फॉर्मेट हमें बताएंगे, वो उसी फॉर्मेट में ये करना है आपने। क्या सबको क्लियर है? आप अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो वेज फीस, सस्पेंशन, रिकवरी, ये सब चीजें किए जाएंगे, और जो भी पैसा रिकवर होगा वो सारा रेमिटेड हो जाएगा किसमें? आईपीईएफ के अंदर। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं शेड्यूल बी के अंदर। याद रखना शेड्यूल बी के अंदर ट्रेडिंग विंडो नॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, आप चेक करके देखना। ठीक है बेटा? यस प्लीज। ठीक है सर, ये एक बार ही अच्छे से रीड कर लेना। फिर आ जाता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन, रेगुलेशन 9A। ठीक है, बस खत्म हो गया चैप्टर। देखो क्या लिखा है। कहता है कि आपको ना एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि आप प्रिवेंट कर सके इनसाइडर ट्रेडिंग को। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड आइडेंटिफाई ऑल एम्प्लॉइज जिनके पास यूपीएसआई है एज डेजिग्नेटेड पर्संस, यानी कि जितने भी लोग हैं, आपने देखा ना बार बार डेजिग्नेटेड पर्सन नाम आ रहा है, तो डेजिग्नेटेड पर्सन कौन होते हैं? हर वो व्यक्ति जिसके पास यूपीएसआई है वो डेजिग्नेटेड पर्सन है। आइडेंटिफाई करो उन यूपीएसआई को और मेंटेन इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहता है पहले सबको डेजिग्नेटेड पर्सन बोल दो, फिर आइडेंटिफाई करो यूपीएसआई कौन कौन सी है,
फिर मेंटेन करो कॉन्फिडेंशियलिटी, एडिक्वेट रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन, प्रिक्योरमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, मेंटेन करो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर पर्सन जिसके पास यूपीएसआई शेयर करी थी, जो पीछे पड़ा था ना, सारी चीजें दोबारा बोल रहा है। कंप्लाई करो सभी रेगुलेशन के साथ, पीरियोडिक प्रोसेस रिव्यू करो कि क्या इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं। बोलो बेटा। Whistleblower policy, every listed company shall formulate written policies and procedures for inquiry in case of leak या suspected leak of UPSI। विसल ब्लोअर पॉलिसी समझ रहे ना, अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपकी कोई यूपीएसआई लीक हो गई है तो आपको उसी समय रिटर्न पॉलिसीज बतानी पड़ेंगी, प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे कि किस तरीके से इंक्वायरीज को कंडक्ट किया जाएगा। विसल ब्लोअर पॉलिसी बनानी पड़ेगी और एजुकेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को टू रिपोर्ट दैट लीक्स। इंटीमेट करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट इंक्वायरी ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द लीक। इन्फॉर्म करो सेबी को प्रॉम्प्टली कि इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है, और इंटरमीडिएट एंड फिड्यूशरी शेल कोऑपरेट विद द लिस्टेड कंपनी फॉर इंक्वायरीज। क्या सबको क्लियर है या नहीं? डिफरेंट टाइप्स की पेनल्टीज जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी दोबारा रिपीट करी हुई है। ठीक है, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक बार रीड कर लीजिएगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या सबको क्लियर है या नहीं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर में आ चुका है ये। ठीक है, चलो बस ये यहां तक हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, चलो तो आई एम श्योर एक बार आप प्लीज को पढ़ लीजिएगा। मैंने देखो वैसे मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं इसके अंदर आपको सारा रेलेवेंट रेलेवेंट करा दूं, बट मुझे लगा मैं सारा ही करा देता हूं। अब मैं आपको बता देता हूं, जब आप इसको थॉरली पढ़ोगे ना तो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी जरूर पढ़िएगा डिटेल में। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एंड 3, 4, 5 अच्छे से पढ़ लेना। डेफिनेशन में यूपीएसआई को तो चार्ट जाना रट लेना। ठीक है, और कनेक्टेड पर्सन, डीम्ड कनेक्टेड पर्सन को सिर्फ रीड कर लेना एक बारी। ठीक है, पेनल्टीज भी एक बारी गो थ्रू कर लेना। दैट्स इट। ठीक है जी, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।